बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कल मैंने चैप्टर नंबर 3 फाइनली कंपाइल कर लिया था, तो ये आपको चैप्टर नंबर 3 नजर आ रहा है। ये चैप्टर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट डिफरेंस इक्वेशन हम स्टार्ट कर चुके थे। और इस डिफरेंस इक्वेशन में अब हम सब यानी कि नॉन होमोजीनियस केस पर थे, तो मैं नॉन होमोजीनियस केस को फिर से शुरू से स्टार्ट करता हूँ। और नॉन होमोजीनियस केस को स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं, ये वाली इक्वेशन हमारे पास जो थी, ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन थी, सही है। इस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में ये वाली चीज जो आपको नजर आ रही है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, फाई ऑफ ई कहते हैं। तो मैं इस चीज को फाई ऑफ ई डिनोट कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, फाई ऑफ ई इंटू एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के। देखिए यहाँ पर यही लिखा था कि ये फाई ऑफ ई जब बन गया, और क्योंकि ये होमोजीनियस था तो ये फाई ऑफ ई है, तो फाई ऑफ ई इंटू एफ ऑफ के, और राइट हैंड साइड हमारा 0 हो गया। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई। तो फिर अब हम होमोजीनियस केस की तरफ, नॉन होमोजीनियस केस की तरफ चलते हैं कि नॉन होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंस इक्वेशन होती है, नॉन होमोजीनियस में हमारे पास जो है ये नॉन होमोजीनियस आपको नजर आ रहा है, क्योंकि इसका एफ ऑफ के जो है ये राइट हैंड साइड है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। और फाई ऑफ ई जो होता है ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ये इसके इक्वल आपको नजर आ रहा है। याद रखिएगा, नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं। एक सोल्यूशन होमोजीनियस सोल्यूशन होता है और दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो आप सब समझ जाएं कि मैं आपको यहाँ पर होमोजीनियस सोल्यूशन तो फाइंड करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करना तो आपको बता चुके हैं कि होमोजीनियस सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, कि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर उसके रूट्स फाइंड करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूट्स आप सोल्यूशन लिख देते हैं। तो इसका मतलब है मैं आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना बताऊंगा। इसलिए देखें, जब इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में, जब मैं वाई के की जगह वाई के एच पुट कर रहा हूँ, क्योंकि ये होमोजीनियस पार्ट है, तो देखें जब फाई ऑफ ई वाई के एच लिखा, तो अब राइट हैंड साइड मैंने 0 लिखा है, क्योंकि दिस इज होमोजीनियस पार्ट। और ये क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है, इसलिए जब मैंने वाई के को वाई के पी से रिप्लेस किया, इस बार मैंने एफ ऑफ के को 0 नहीं किया है। ये देखें, एफ ऑफ के लिखा है और वाई के की जगह मैंने वाई के पी लिखा, और फिर मैंने यहाँ से वाई के पी का पर्टिकुलर सोल्यूशन का जनरल फार्मूला लिखा, और वो फार्मूला है किसके इक्वल, 1/5 ऑफ ई। बस 5 ऑफ ई को डिवाइड करते हैं और एफ ऑफ के। तो ये वाला जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये जनरल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो आप सबने याद रखना है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन है। और एफ ऑफ के को यहाँ पर 1 की जगह पर या यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/5 ऑफ ई ऑपरेटर है। जब तक ये ऑपरेटर एफ ऑफ के पर अप्लाई ना हो, आपको परमिशन नहीं है कि आप यहाँ लिखें और यहाँ लिखें। कुछ ऑथर यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ तो खैर कोई भी नहीं लिखता, कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, मगर मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि एफ ऑफ के लिखने का हक यहाँ पर उसी सूरत में है कि जब ये ऑपरेटर अप्लाई हो गया हो, ताकि क्लियरली पता चले। अदरवाइज आप इस ऑपरेटर को यानी एफ ऑफ के को यहाँ पर नहीं लिख सकते। अच्छा, अब ये देखें, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो एफ ऑफ के पर डिपेंड कर रहा है, तो यानी राइट हैंड साइड पर डिपेंड कर रहा है। हम आपके सिलेबस में एफ ऑफ के की 4 फॉर्म स्टडी करेंगे, यानी राइट हैंड साइड की 4 फॉर्म। तो जब 4 फॉर्म स्टडी कर लेंगे तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और सेक्शन ए बी और सी का जो है ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हम अब इस सिलेबस में आपके इस एफ ऑफ के की 4 फॉर्म पढ़ेंगे। जो 4 फॉर्म है एफ ऑफ के की, वो कौन कौन सी है, कि एफ ऑफ के एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ऑसिलेटिंग फंक्शन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो चलते हैं सबसे पहले केस की तरफ, के जब आपका एफ ऑफ के जो है एक्सपोनेंशियल के इक्वल है। देखें, ई पावर एक्स के या ई पावर के हुआ तो वेरी फेमस फॉर्म है, मगर इन जनरल आप ई तक तो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, ई या ए के लिखेंगे, क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है। तो एफ ऑफ के आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये वाला फॉर्म है एफ ऑफ के। अच्छा, अब जब आपका ये एफ ऑफ के है, तो देखें, मुझे बताएं पर्टिकुलर सोल्यूशन का फार्मूला किसके इक्वल है, 1/5 ऑफ ई एफ ऑफ के। और क्योंकि एफ ऑफ के किसके इक्वल है, ए रेज़ टू द पावर के, तो मैंने एफ ऑफ के की जगह ए रेज़ टू द पावर के लिख दिया। और अब आपने करना क्या है, केस नंबर 1 में बस ई को ए से रिप्लेस कर दें। तो जब ई को ए से रिप्लेस कर देंगे तो आंसर कितना बनेगा, और इस बार अब आप ए के को यहाँ पर लिख देंगे, और फाई ऑफ ई क्या बन जाएगा, फाई ऑफ ए, यानी ई को किससे रिप्लेस कर देना है, ए से। अच्छा, जब आप ई को ए से रिप्लेस करेंगे तो इसके 2 केसेस बनेंगे, या तो फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, या फाई ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। अगर फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, फिर तो यही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है, सही है। क्योंकि देखें ना, फाई ऑफ ई डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर में आ रहा है तो फाई ऑफ ए अगर 0 हो गया फिर तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा सोल्यूशन, और इन्फिनिटी के तो कोई मीनिंग ही नहीं होंगे। इसलिए जब तक फाई ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0 है, फिर तो सोल्यूशन बहुत ही आसान है, जस्ट ई को ए से रिप्लेस कर दें तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ए के ओवर फाई ऑफ ए। मगर अगर फाई ऑफ ए 0 होगा तो फिर हमें जरा सी डिटेल चाहिए।
तो देखें अब हम उससे मैं आपको वर्ड की तरफ लेकर चलता हूं जहां पर मैंने अलग से जरा क्लियर बनाया हुआ है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है। यानी मुझे बताएं कि जब फाई ऑफ ई में ई की जगह आपने ए पुट किया, इसका मतलब क्या है कि फाई ऑफ ए यानी कि ई को जब आपने ए से रिप्लेस किया है और फाई ऑफ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ए रूट है फाई ऑफ ई का, क्योंकि फाई ऑफ ई जब ही तो 0 होगा जब ए रूट होगा। और याद रहे फाई ऑफ ई एक पॉलिनोमियल ही है, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर भी हो सकता है। तो ये फाई ऑफ ए 0 होने का मतलब क्या है कि ए फाई ऑफ ई का रूट है। तो जब ए फाई ऑफ ई का रूट है तो मैं आप लोगों को कुछ ये फैक्ट याद दिलाऊं। तो देखें अब मैं आपको नोट्स की तरफ लेकर चलता हूं। आप सब वर्ड को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, आप सब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वर्ड जो है अब नजर आ रहा है या नहीं। मैं वर्ड की फाइल सेव कर यानी आप लोगों को दिखाने लगा हूं। तो देखें ये वर्ड का पेज है, अभी तक मुझे भी नजर नहीं आया है। तो मुझे बताएं आप लोगों को ये वर्ड का पेज नजर आ रहा है? बताएं नजर आ रहा है वर्ड का पेज? नो सर। नो सर। अब आ रहा नजर है नहीं आ सर। रहा? आ गया सर, आ गया। सही है। तो देखें वर्ड का पेज आप लोग, सही है। तो देखें आपको ये वर्ड का पेज नजर आ रहा है। देखें इस पेज में मैं आपको बताना क्या चाहूँ, आप सब ये देखें। पहले मैंने जरा इस बात से बात शुरू करी कि आपको जरा प्रीवियस रिकॉल करवाते हैं सिंपल सी बात से। देखें ये आपके सामने मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल लिखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इसे फैक्टर बना लिया, x - 2 x = 4। और इन फैक्टर को देखकर बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि रूट ऑफ फाइव ऑफ एक्स कौन कौन से हैं, 2 हैं और 4 हैं। मगर मैं तो इसका क्योंकि ये 2 और 4 इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब है फाइव ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। फाइव ऑफ 4 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो मगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फाइव ऑफ 2 क्यों 0 है, फाइव ऑफ 4 क्यों 0 है। अच्छा अगर ये 0 है मगर फाइव ऑफ 3 0 के इक्वल नहीं है, फाइव ऑफ 5 0 के इक्वल नहीं है, फाइव ऑफ 6 0 के इक्वल नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये सब 0 नहीं है, मगर फाइव ऑफ 2 और फाइव ऑफ 4 जो है वो 0 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप सब ये नहीं कहिएगा कि सर रूट है, ये रूट तो एक रट्टा लगाया हुआ है, इसका पूरा मैथमेटिकल रीजन बताया ना। मैं आपसे प्रूफ पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द प्रूफ कि वाई फाइव ऑफ 2 और वाई ऑफ 5 ऑफ 4 0 है, और क्यों फाइव ऑफ 3 5 ऑफ 5 5 ऑफ 6 5 ऑफ 7 अप टू इंफिनिटी तक कोई भी 0 नहीं होगा, फाइव ऑफ 3.1 भी 0 नहीं होगा, एंड सो ऑन। क्यों 0 यानी कि ये नहीं होंगे? क्योंकि देखें 2 और 4 पर क्यों 0 है, क्योंकि इसमें x - 2 का फैक्टर है। 4 पर क्यों 0 है, क्योंकि x - 4 का फैक्टर है। देखें जब मैं इसमें x की जगह 4 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 पर 0 हो जाएगा। तो देखें ये अपने रूट्स पर, कोई भी पॉलिनोमियल अपने रूट्स पर क्यों 0 होता है। अभी हमने लास्ट टाइम भी जब होमोजीनियस में आपको क्यूबिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना बताए थे, तो आपको बताया था कि जब आप फर्स्ट रूट फाइंड कर लेते हैं तो उसका लीनियर फैक्टर बन जाता है। क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। ऐसे यहाँ पर देखें जब इसके रूट्स 2 और 4 हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें x - 2 का फैक्टर है, x - 4 का फैक्टर है। तो 5 ऑफ 3 5 ऑफ 5 क्यों 0 नहीं है, क्योंकि इसमें x - 3 का फैक्टर नहीं है, x - 5 का फैक्टर नहीं है, x - 6 का भी नहीं है, एंड सो ऑन। तो इनके फैक्टर है ही नहीं, इसलिए 0 भी नहीं है। तो देखें रूट से मुतालिक आपने 2-3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 यानी ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल अपने रूट्स पर क्यों 0 होता है, क्योंकि उसमें रूट का फैक्टर होता है। नंबर 2 अब देखिए मैं आपसे पूछूंगे 2 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर क्या है, तो 2 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर x - 4 है। सही है, 2 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर x - 4 है। जबकि मैं आपसे पूछूं रूट 4 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर क्या है, x - 2 है। सही है। तो देखें पहला पॉइंट यह है कि कोई भी फैक्टर अपने रूट पर क्यों 0 होता है, क्योंकि उसमें रूट का फैक्टर होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि रूट की रिस्पेक्ट से जो रिमेनिंग फैक्टर होता है वो रिमेनिंग फैक्टर उस रूट पर कभी भी 0 नहीं होता। मसलन 2 की रिस्पेक्ट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिमेनिंग फैक्टर क्या है, x - 4। तो बताएं क्या ये 2 पर कभी 0 होगा, ये वाला रिमेनिंग फैक्टर? बताएं मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगी इस रूट 4 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर बताएं, तो आप बताएंगे मुझे x - 2, और बताएंगे x - 2 कभी भी 4 पर 0 होगा, नहीं होगा। तो याद रखिएगा किसी भी रूट की रिस्पेक्ट से जो रिमेनिंग फैक्टर होता है वो वाला फैक्टर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता।
नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि देखें इसकी तो मैंने क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बात हो रही थी, तो मगर इन जनरल अगर हम बात करें तो ये 2 पर क्यों 0 है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। मगर फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर पावर 5 लिखता और उसके पावर ये 5th डिग्री की पॉलिनोमियल होती, उसके 2 रूट्स यानी √2 जो है वो 3 टाइम रूट होता, तो इसकी पावर 3 भी हो सकती थी। तो देखें थर्ड पॉइंट ये बना कि कोई भी पॉलिनोमियल अपने फैक्टर रूट के फैक्टर पर जब उसमें रूट का फैक्टर होता है तो उसकी पावर जरूरी नहीं है 1 होगा, इसलिए उसकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इन जनरल उसकी पावर 4 हो सकती है, इन जनरल उसकी पावर k हो सकती है। ये आप सब याद रखेगा। तो देखें रूट से रिलेटेड आप सबको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, कोई भी पॉलिनोमियल अपने रूट पर क्यों 0 होता है, क्योंकि उसमें रूट के फैक्टर होते हैं। नंबर 2, रूट के रिस्पेक्ट से जो रिमेनिंग फैक्टर होता है वो रिमेनिंग फैक्टर कभी भी उस रूट पर 0 नहीं होता। जैसे x-2 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर x-4 है जो कि 2 पर कभी 0 नहीं होगा। 4 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर x-2 है जो कि 4 पर कभी भी 0 नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो रूट के फैक्टर आए इनकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इन जनरल इनकी पावर k हो सकती है अगर आप किसी भी nth डिग्री पॉलिनोमियल को फाइंड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि इफ a इज द रूट ऑफ फाई ऑफ e, इसका मतलब है कि फाई ऑफ a 0 के इक्वल है। तो फाई ऑफ a 0 का मतलब क्या है? दिस मीन कि फाई ऑफ e कैन बी एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म। इसका मतलब जब फाई ऑफ a 0 है इसका मतलब क्या है कि a फाई ऑफ e का रूट है, और जब फाई ऑफ e का रूट है इसका मतलब क्या है कि इसमें e माइनस a का फैक्टर होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रिमेनिंग फैक्टर होगा, यानी कि देखें ए की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर यहाँ पर क्या है, साई ऑफ ई रिमेनिंग फैक्टर है। तो ये जो रिमेनिंग फैक्टर होगा ये कभी भी ए पर 0 के इक्वल नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि वो जो यानी कि रूट का फैक्टर है उसकी पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इन जनरल उसकी पावर के भी हो सकती है। तो ये नोट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि अगर a जो है वो रूट ऑफ फाई ऑफ e है और फाई ऑफ a 0 है, दिस मीन कि a जो है वो फाई ऑफ e का रूट है, और अगर जब फाई ऑफ e का रूट है तो इसका मतलब है फाई ऑफ e कैन बी एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म, और दिस मीन कि फाई ऑफ e में लाजमी ये वाला फैक्टर होगा e माइनस a, ये वाला फैक्टर होगा। फिर सेकंड पॉइंट ये कि ये जो e माइनस a का फैक्टर ये जरूरी नहीं है लीनियर हो, बल्कि लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, इन जनरल उसकी पावर क्या हो सकती है। और थर्ड पॉइंट ये कि जो a की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर है दैट इज साई ऑफ e, ये जो रिमेनिंग फैक्टर है ये a पर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब जब आप ये सब बात समझ गए तो इसका मतलब क्या है कि जब फाई ऑफ a इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें e माइनस a का फैक्टर 1 भी हो सकता है, यानी लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं और मैं अब आपको इसी रिस्पेक्ट पे हमारे केसेस बनेंगे। यानी जब फाई ऑफ a 0 होगा तो आपने ये चेक करना है कि इसमें e माइनस a का पावर किस रिस्पेक्ट से आया, लीनियर आया, क्वाड्रेटिक आया, क्यूबिक आया, एंड सो ऑन, उसी रिस्पेक्ट से आप सोल्यूशन लिखेंगे। तो अब मैं नोट्स की तरफ चलता हूं और आप सब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये नोट्स नजर आ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये नोट्स नजर आ रहे होंगे। ये नोट्स टुगेदर विद एक्सरसाइज मैंने गूगल क्लास पे आप लोगों को शेयर कर दिए हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप आ जाए पर्टिकुलर सोल्यूशन में। देखें ये जनरल फार्मूला होता है y के पी किसके इक्वल होता है 1/5 ऑफ e f ऑफ k। मगर जब फाई ऑफ a आपका इक्वल टू 0 है तो अब इसमें हम लीनियर वाला केस डिस्कस करते हैं। तो इस सूरत में फाई ऑफ e जब इसमें लीनियर केस है तो फाई ऑफ e एक्सप्रेसेबल क्या होगा, e माइनस a और इसकी पावर 1 होगी इंटू क्या लिखेंगे साई ऑफ e। साई ऑफ e रिमेनिंग फैक्टर है याद रहे, और ये a पर कभी 0 नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, देखें इन सब चीजों का प्रूफ होता है, प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं विदाउट प्रूफ आपको बता रहा हूं कि आपने सोल्यूशन कैसे लिखना है। तो जब आपका फाई ऑफ a 0 हो और फाई ऑफ e में e माइनस a लीनियर केस हो तो इस सूरत में सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, यू लिखेंगे k माइनस 1 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a, यानी रिमेनिंग फैक्टर में e को किससे रिप्लेस कर देंगे, a से, दिस इज लीनियर केस। और अगर e माइनस a का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर केस हो, क्योंकि देखें आपका a के है तो आपने e माइनस a का स्क्वायर देखना है, तो इसका स्क्वायर है तो ये इसका मतलब क्वाड्रेटिक केस है। क्वाड्रेटिक केस को यूं लिखेंगे k माइनस 1 2 फैक्टोरियल a k माइनस 2 डिवाइडेड बाय साई ऑफ a।
और अगर ये क्यूबिक केस हो तो बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, यानी e माइनस ए की पावर 3 हो। ए के तो कैसे लिखेंगे, के माइनस 1 के माइनस 2 3 फैक्टोरियल ए के माइनस 3 डिवाइडेड बाय साई ऑफ ए। और आप समझ गए इसी तरह से अगर 4 डिग्री हो तो क्या लिखेंगे, यानी बाय क्वाड्रेटिक केस हो तो के माइनस 1 के माइनस 2 के माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल ए के माइनस 4 डिवाइडेड बाय साई ऑफ ए एंड सो ऑन। तो देखें, अब अगर आप ये केस समझ गए हैं तो मैं इस केस नंबर 1 का फिर से आपको ब्रीफ समरी बता दूं कि जब आपका केस नंबर 1 एफ ऑफ के एक्सपोनेंशियल केस है तो आप क्या करेंगे, आपने जस्ट ये करना होता है कि फाई ऑफ ई में से ई को ए से रिप्लेस करना होता है। मगर जब ई को ए से रिप्लेस करते हैं तो दो केस बन जाते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए 2 केस बन रहे हैं कि या तो फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा या फाई ऑफ ए 0 इक्वल होगा। अगर फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है फिर तो इस सूरत में सोल्यूशन बस यही होगा, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन ये होगा, ए के ओवर फाई ऑफ ए आपका सोल्यूशन हो जाता है। मगर अगर फाई ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो आपने देखना है कि फाई ऑफ ई में ई माइनस ए कौन सा फैक्टर आया है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है एंड सो ऑन। लीनियर हो तो यूं लिखेंगे के ए के माइनस 1 ओवर साई ऑफ ए, क्वाड्रेटिक है तो के माइनस 1 2 फैक्टोरियल ए के माइनस 2 ओवर साई ऑफ ए, और अगर क्यूबिक है तो के माइनस 1 के माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल ए के माइनस 3 ओवर साई ऑफ ए। इस तरह से आप सोल्यूशन लिखेंगे। अब जब आप ये सोल्यूशन लिखना सीख गए हैं तो मैं अब आपको इससे पहले कि एग्जाम्पल करवाऊं, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ जरा सी डिफिकल्ट एग्जाम्पल करवा देता हूं। एक्चुअली डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, मगर ये उन एग्जाम्पल से आसान है जो हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर इस वाले केस के लिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये करने वाले हैं। तो अगर आपने ये वाली एग्जाम्पल समझ ली ना, फिर तो जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वो तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो देखें, बस ये हर टीचर का समझाने का स्टाइल होता है कि वो मैं इस तरह से समझता हूँ कि मैं अगर पहले इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं तो आपको बाकी चीजें आसान समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो देखें, फर्ज करें आप एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, उसका राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल केस था और आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन ये आ गया। देखें, पर्टिकुलर सोल्यूशन का जनरल फॉर्म तो यही होता है ना, 1 ओवर फाई ऑफ ई एफ ऑफ के। तो आप समझ जाएं आपका फाई ऑफ ई इसके इक्वल आया ई स्क्वायर प्लस 1 और एफ ऑफ के कितना था 2 के। तो अब आपने करना क्या होता है कि ई को किससे रिप्लेस करते हैं, ए से, बट व्हाट इज ए हियर, ए यहाँ पे 2 के इक्वल है तो ई को 2 से रिप्लेस करते हैं। मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, आंसर 5 आ गया। और क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो बस यही मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के केस में तो यही सोल्यूशन होता है ना कि 2 के ओवर फाई ऑफ ए लिख देते हैं, तो यही मेरा सोल्यूशन हो गया। अच्छा, अब आप आ जाए सेकंड केस में। फर्स्ट करें सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, इस बार ये आपका फाई ऑफ ई है, दिस इज फाई ऑफ ई, और ए के अभी भी वही है 2 के। तो अब मैं ई को जब 2 से रिप्लेस करता हूं तो यहाँ पे 2 माइनस 2 आंसर 0 आ जाता है। अब मैं समझ गया कि ये 0 वाला केस है। अब जब 0 वाला केस है तो क्योंकि ए हमारे पास 2 के इक्वल है तो मुझे देखना है कि ई माइनस ए यानी ई माइनस 2 का फैक्टर क्या आया है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो इसमें ई माइनस 2 का फैक्टर लीनियर आया तो मैं समझ गया लीनियर केस है। और ये क्या चीज है फिर, दिस इज रिमेनिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू 2 के रिस्पेक्ट से ये रिमेनिंग फैक्टर है। और मैं क्या करूंगा, बस ये क्योंकि लीनियर केस है तो देखें ये लिखूंगा के 2 की पावर के माइनस 1 और इस रिमेनिंग फैक्टर में ई को 2 से रिप्लेस कर दूंगा 2 स्क्वायर प्लस 3 और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा बस। और अगर ये थर्ड वाला केस हो, देखें ये कि इसमें आप देखें ए हमारे पास कितना है 3 है, आप समझ गए ए 3 है। तो इस बार मैं डिनोमिनेटर में ई माइनस 3 देखूंगा तो ई माइनस 3 की पावर मैंने देखी 2 है, तो इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक केस है। और ये क्या चीज है, ये आप समझ गए ये रिमेनिंग फैक्टर है। तो इस बार क्वाड्रेटिक केस का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, के माइनस 1 2 फैक्टोरियल 3 की पावर के माइनस 2 और इस रिमेनिंग फैक्टर में ई को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 3 से, वो मैंने 3 से रिप्लेस कर दिया, फिर इनको बस मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये रिजल्ट आ गया। इसमें देखें ए कितना है इस बार आप 4 है, आप समझ गए। तो मैं डिनोमिनेटर में किस फैक्टर को देखूंगा ई माइनस 4 को, सही है, इसको नहीं देखेंगे, इसको देखने से मुझे क्या है, तो ई माइनस 2 है, मेरे को तो ए को देखकर लिखना होता है ना। देखें यहाँ पर जितनी भी डिस्कशन हुई है ये जब ए के था तो कौन सा फैक्टर देखे थे ई माइनस ए का, तो जब 4 के है तो मैं ई माइनस 4 देखूंगा। अच्छा, अब ई माइनस 4 जो है वो स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक केस है। और ये क्या है, दिस इज रिमेनिंग केस विद रिस्पेक्ट टू 4। और मैं क्या करूंगा, अब क्वाड्रेटिक केस के रिस्पेक्ट से सोल्यूशन यूं लिखूंगा के माइनस 1 2 फैक्टोरियल 4 की पावर के माइनस 2 और इसमें ई की जगह लिखूंगा ई को 4 से रिप्लेस कर दूंगा और इसकी पावर 3,
फिर इनको बस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरा आंसर आ गया है। नोट करें, अगर मैं इस 4 की जगह 2 लिख देता 2 के, तो फिर ये बनता क्यूबिक केस, क्योंकि आपने 2 को देखना था, e-2 को, और e-2 की पावर 3 हो जाती तो ये क्यूबिक केस बनता, और 2 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर ये आता e-4 स्क्वायर, और आप क्यूबिक केस के लिहाज से लिखते हैं, मगर क्योंकि ये 4 था तो आपने 4 देखा है। इसी तरह से अगर 5 के है तो अब मैं डिनोमिनेटर में e⁻⁻5 देखूंगा, और इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर केस है, और ये क्या है, ये दोनों फैक्टर रिमेनिंग फैक्टर हैं। तो अब मैं सोल्यूशन कैसे लिखूंगा, k 5 की पावर k-1, और इन दोनों रिमेनिंग फैक्टर में e को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 2 से, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से देखें, यहाँ पर a कितना है, 3 है, तो मैं डिनोमिनेटर में e-3 देखूंगा, वो स्क्वायर है, e-3 की पावर स्क्वायर है, इसलिए क्वाड्रेटिक केस है। तो और ये क्या है, e-5 e-2 ये रिमेनिंग फैक्टर है। अब मैंने क्वाड्रेटिक केस से कैसे लिखूंगा, k-1 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों फैक्टर में e-2 e-5 में e को मैं 3 से रिप्लेस कर दूंगा, मैंने 3 से रिप्लेस कर दिया, ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह से इस वाले में देखें, इसमें 4k है, तो अब मैं डिनोमिनेटर में देखता हूँ e-4, तो e-4 तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, e-4 तो इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो अब मुझे कोई आप में से गाइड करेगा कि ये कौन सा केस है, इसमें तो e-4 है ही नहीं। कोई माइक पर आकर मुझे बताएगा ये कौन सा केस है, जब इसमें e-4 है ही नहीं, तो अब मैं इसको क्या करूंगा। सर वो फाई इज नॉट इक्वल टू 0 वाला शायद केस है ये। बिल्कुल सही, कि ये जो है फाई नॉट इक्वल टू ए वाला केस है। देखें, आपका जब फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो आप क्या करते हैं, ई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ए से, और ए हमारे यहाँ पर कितना है, 4 है। तो क्योंकि इसमें e-4 का फैक्टर ही नहीं है, इसका मतलब ये पहला वाला केस है, फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 वाला, इसलिए मैंने सिंपली क्या किया, ई को ए से रिप्लेस कर दिया, यानी 4 से रिप्लेस कर दिया, ये मेरे पास आंसर आ गया है बस। और क्या था इसमें, अब हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, याद रहे, क्योंकि होमोजीनियस सोल्यूशन को फाइंड करना बहुत इजी है, इसलिए मेरा कंसंट्रेशन इसमें होमोजीनियस फाइंड करना नहीं है। अगर मैं उसका डायरेक्ट भी सोल्यूशन लिख दूं तो आप सब समझते हैं कि होमोजीनियस में बस करना क्या होता है कि रूट्स फाइंड करते हैं और बस सोल्यूशन लिख देते हैं। क्योंकि 11 बजे तक मेरा टारगेट है कि मैं ये चारों केस कंप्लीट, यानी ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूं। एक्चुअली तो ये पार्ट कंप्लीट करना है, फर्स्ट पार्ट, और फिर पेपर भी डिस्कस करना है, इसलिए मैं ज़रा फास्ट रहने की कोशिश करूंगा। जो चीज़ें आपको पहले से मालूम है, जिनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर मैं चले उनको फिर भी एक ज़रा फास्ट वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो में अपलोड कर दूंगा तो आप लोग फिर से रिवीजन वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं इस एग्जाम्पल नंबर 1 पे। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में राइट हैंड साइड को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये केस नंबर 1 है, ये एक्सपोनेंशियल केस है। एंड व्हाट इज ए, क्योंकि ए पावर के होता है तो ए किसके इक्वल है, 2 की इक्वल है, सही है। अब देखें, पहला स्टेप क्या होता है कि मैं इस इक्वेशन की जो है ऑपरेटर फॉर्म लिखूंगा, तो ऑपरेटर फॉर्म बताएं, इसको देखकर क्या बचेंगी, 6e² प्लस 5e-6 इंटू वाई ऑफ के इज इक्वल टू 2k। तो ये ऑपरेटर फॉर्म बन गई पहली वाली, सही है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता। फिर देखिए, मैंने पहली हेडिंग लिखी है नंबर 1, ये आपको नजर नहीं आ रही है, मैंने लिखा है फॉर वाई के एच, क्योंकि मुझे पहले तो होमोजीनियस सोल्यूशन चाहिए। तो होमोजीनियस सोल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया, ई को एम से रिप्लेस कर दिया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, इसके रूट्स आ गए। रूट्स की नेचर क्या है कि ये डिस्टिंक्ट एंड रियल है, तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, C1 M1 के, C2 M2 के। मैं चाहता अगर मैं इसके डायरेक्ट सोल्यूशन भी लिख देता, जब भी आप समझते हैं कि होमोजीनियस सोल्यूशन तो ऐसे ही फाइंड किया होगा, बस इक्वेशन लिखी होगी ऑक्सिलरी और उसके रूट्स फाइंड कर लिए। बहरहाल ये मुझे y के एच पता चल गया, होमोजीनियस सोल्यूशन, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आप आ जाए y के पी पे, पर्टिकुलर सोल्यूशन पे। पर्टिकुलर सोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, y के पी इसके इक्वल होता है 1/phi ऑफ e f ऑफ k, सही है, यही वाला जनरल फार्मूला होता है। तो व्हाट इज phi ऑफ e, ये है phi ऑफ e, एंड व्हाट इज f ऑफ k, 2 पावर k। तो मैंने यहाँ पे 2 पावर k लिख दिया, तो दिस इज phi ऑफ e, और ये क्या है, f ऑफ k। अब मैं क्या करूंगा, e को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि a हमारा कितना है, 2 है,
तो 2 से रिप्लेस करने पर आंसर 28 आया, यानी नॉट इक्वल टू 0 आया। जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यही सोल्यूशन होता है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। फाइनली जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो ये होमोजीनियस का सोल्यूशन आ गया, ये होमोजीनियस सोल्यूशन है और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, बस ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखें एग्जांपल 2 में भी आप 2k को देखते ही समझ गए कि ये एक्सपोनेंशियल केस है। तो सबसे पहले मैंने इसकी ऑपरेटर फॉर्म लिखी, यहाँ से ऑपरेटर फॉर्म क्या बनेगी? ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 4 इंटू वाई ऑफ के, आप देख रहे हैं इज इक्वल टू 2 ऑफ के। तो ये हमारी जो है ये ऑपरेटर फॉर्म आ गई। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा फॉर वाई के एच, यानी होमोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बना ली, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है? ये स्क्वायर के में फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। तो m हमारे पास 2 आया। तो रूट्स क्या है? रिपीटेड एंड रियल है। तो रिपीटेड एंड रियल रूट के सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? तो होमोजीनियस सोल्यूशन क्या बना? c प्लस c2 के टू पावर k, ये हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। अब आप आ जाएं पर्टिकुलर सोल्यूशन पे। पर्टिकुलर सोल्यूशन का ये जनरल फार्मूला है, YKP 1/5 of E f of k, बट व्हाट इज फाई ऑफ E? ये ना लिखा हुआ फाई ऑफ E, ये फाई ऑफ E है। f of k कितना है? 2k, मैंने ये 2k लिख दिया। अब मैंने क्या किया, उससे पहले कि मैं e को 2 से रिप्लेस करूं, पहले मैंने इसको कंप्लीट फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? e माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं ना इस फार्मूले को जब आपने क्लोज किया था तो m माइनस 2 का स्क्वायर बना था। इस बार ये बन गया e माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आप समझ गए, ताकि मैं क्लियरली बता सकूं कि 2 की रिस्पेक्ट से रिमेनिंग फैक्टर क्या है। व्हाट इज रिमेनिंग फैक्टर? 1, क्योंकि साई ऑफ e हमारा 1 है। तो अब मुझे क्या करना होता है, क्योंकि a हमारे पास 2 है तो मैं डिनोमिनेटर में e माइनस a देखता हूँ, मगर a 2 है तो मैं e माइनस 2 देखूंगा। और e माइनस 2 स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक केस है। क्वाड्रेटिक केस है तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? k माइनस 1 2 फैक्टोरियल 2 की पावर k माइनस 1, और इस 1 में हमने यानी a को e से रिप्लेस करना होता है, मगर ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा। फाइनली देखें सोल्यूशन कैसे आएगा। ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है, इस 2 को इस 2 से डिवाइड कर दें, तो जब इस 2 को 2 से कैंसिल करेंगे या इस 2 को न्यूमरेटर में लेकर जाएं, इसकी पावर -3 हो जाएगी और ये बन जाएगा k माइनस 1। ये हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पता चल गया। रिमेनिंग फैक्टर हमारा 1 के इक्वल है। जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? YKH YKP, तो दिस इज YKH और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा YKP है, बस ये सोल्यूशन आ गया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखें। आप इस इक्वेशन को देखते ही समझ गए कि ये भी फर्स्ट केस है, एक्सपोनेंशियल केस है। इस बार a k की जगह 3k है, दिस मीन a किसके इक्वल है? 3k। तो इसकी ऑपरेटर फॉर्म कैसे लिखेंगे? e3 माइनस 6e स्क्वायर प्लस 11e माइनस 6, तो ये इसकी ऑपरेटर फॉर्म है। ये इसकी ऑपरेटर फॉर्म आप देख रहे हैं। फिर मैंने क्या किया? YKH होमोजीनियस सोल्यूशन लिखा, तो इसका पहले मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी है, e को m से रिप्लेस कर दिया है, इक्वल टू 0 कर दिया है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका वही जो मैंने आपको मेथड बताया था, पहले बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक नंबर फाइंड करेंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पुट करेंगे। जब आपको पहला रूट इसका पता चल जाएगा तो बाकी 2 रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक फैक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे और वहां से आपको 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो बहरहाल आपको ये रूट्स इसके मिल गए, -1 है, -2 है, -3, रूट्स 1 2 3 मिल गए जो कि डिस्टिंक्ट एंड रियल हैं। तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? C1 1k, C2 2k, C3 3k, बट 1k मीन 1 है तो इसलिए सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? C1 प्लस C2 2k प्लस C3 3k। ये हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। यहाँ मुझे H लिखना चाहिए था, YKH, जो मैंने नहीं लिखा है, मिस्टेक है, तो आप समझ गए। मगर ये हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन है। आ जाए पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ। पर्टिकुलर सोल्यूशन का ये देखें फॉर YKP, जो मुझे इस तरह से लिखना चाहिए था मगर मैंने लिखा नहीं। तो YKP किसके इक्वल होता है? 1/5 ऑफ E f of k। एंड व्हाट इज फाई ऑफ E? ये लिखा हुआ, दिस इज फाई ऑफ E। ये फाई ऑफ E है। एंड f of k कितना है? 3k। तो मैंने ये 3k लिख दिया, तो ये आप देख रहे हैं आ गया। अच्छा, अब ये क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है और इसका देखें, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो याद रखिएगा जब तक लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो आप फैक्टर नहीं बना सकते, वरना उसकी मिस्टेक आएगी फैक्टर की। तो क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है तो इस, और मुझे इसके रूट्स पता चल गए 1 2 3, तो मैं इनको यूं ब्रेक कर सकता हूँ, e-1 e-2 e-3।
और यहाँ 3k आ गया जो कि एफ ऑफ के था। तो ए हमारा कितना यहाँ पर 3 है, तो मैं डिनोमिनेटर में e-3 देखूंगा, तो e-3 की पावर 1 है, तो आप समझ गए ये लीनियर केस है। और व्हाट इज रिमेनिंग फैक्टर, ये वाला e-1 e-2, दिस इज आवर रिमेनिंग केस, ये हमारा रिमेनिंग केस है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हमारा रिमेनिंग केस होगा, ये वाला। तो अब मुझे लीनियर केस है तो मैं सोल्यूशन कैसे लिखूंगा, यू लिखूंगा के 3 की पावर k-1, और इसमें ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, हम किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो 3-1 का मतलब कितना आएगा 2 आएगा, और 3-2 का मतलब कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन कितना आ जाएगा k3 की पावर k-1/2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। फाइनली जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, YKH YKP, ये आपका होमोजेनियस सोल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगी हमारा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। देखें हम जो इसमें राइट हैंड साइड स्टडी कर रहे हैं ना, ये इन तमाम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप इन सबको कोई ये नहीं समझिएगा कि इनके काम नहीं आने वाली चीज़ें आप पढ़ लें। जैसे मैंने आपसे कहा कि नेचर में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों 50-50% ही हैं तकरीबन। ये अलग बात है कि हमारा फोकस ज़्यादातर कंटिन्यूटी रहती है, मगर डिस्क्रीटनेस भी इतनी ही मिलती है। तो आप जब डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम स्टडी करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो, या कोई भी फिनोमिना हो, तो उन फिनोमिनाज में जो कॉमन चीज़ें पाई गई हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एक्सपोनेंशियली मूव हो रही होती हैं, या एक्सपोनेंशियली वे में चेंज हो रही होती हैं, या फिर वो ऑसिलेटिंग वे में हो रही होती हैं, या फिर वो पोलिनोमियल वे में मूव हो रही होती हैं, या इनके कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए आप देखें सबसे पहला केस वेरी फेमस, हमने एक्सपोनेंशियल केस, ये सब आप देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल केस डिस्कस किया। अब हम केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपका राइट हैंड साइड जो है कोसाइन बी के साइन और साइन बी के की फॉर्म में हो, यानी ऑसिलेटिंग केस हो, क्योंकि नेचर में चीजें ऑसिलेटिंग वे में बहुत ज्यादा यानी कि ऐसी मिलती हैं जो कि ऑसिलेटिंग वे में बिहेव कर रही होती है। इवन आप सब ये देखें, मैं आपको एक पर्टिकुलर डायनामिकल सिस्टम की बात क्यों करूं, मैं आपको आपने ये ग्रेट कोटेशन सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी जमाने अपने आप को दोहराते हैं। तो जब जमाने अपने आप को दोहरा रहे हैं तो जमाने में तो बाकी डायनामिकल सिस्टम तो सभी जमाने में ही होते हैं। तो जब ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, तो फिर इसका मतलब है कोई भी डायनामिकल सिस्टम हो तो और भी ज्यादा फॉर्मूलाज को फॉलो करना होता है, तो वहां तो और भी ज्यादा रिपीटिशन होगी। तो याद रखिएगा, जब आपने जमानों को ही रिपीटिशन कह दिया, फिर तो हर चीज की रिपीटेशन ढूंढना बहुत आसान है। चांद सूरत रोजाना अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। इंडस्ट्रीज में देखें, जो चीजें मूव हो रही होती हैं पाइपलाइन में, वो अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं। तो रिपीटिशन आपको बहुत जगह पर आपको नजर आएगी। तो इसलिए राइट हैंड साइड जब आपका ऑसिलेशन हो, रिपीटिशन हो, वाइब्रेशन हो, तो ये बहुत यानी कि अप्लाइड फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो लेट सपोज केस नंबर 2 क्या है कि जब आपका राइट हैंड साइड कोसाइन बी के हो और साइन बी के हो, और मैं अब आपको वर्ड पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ इतना क्लियर मैंने लिखा नहीं है, मैंने वर्ड पर टाइप कर लिया था आज आने से पहले, तो मैं आपको वर्ड पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ हाउ टू सॉल्व केस नंबर 2। तो हम वर्ड पर चलते हैं, आप सब मुझे बताइएगा कि आपको ये वर्ड नजर आ रहा है या नहीं। आई होप कि आपको ये वर्ड नजर आ रहा होगा। अब हम वर्ड पर आ गए केस नंबर 2 पर, सही है? हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये आपको केस नंबर 2 नजर आ रहा है वर्ड के, जब आपका एफ ऑफ के कोसाइन बी के हो या साइन बी के हो। देखें ये आप सबको मालूम है कि ये हमारा यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 1/5 ऑफ ई एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ के कोसाइन बी के होगा या साइन बी के होगा, तो देखिए मैंने कोसाइन बी के या साइन बी के लिख दिया है। आपने करना क्या है, उससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूं, मैं एक चीज जरा भूल गया वहां उन नोट्स में, तो मैं फिर से आपको नोट्स में लेकर चलता हूँ। एक्चुअली ये फैक्ट तो आपको पहले से मालूम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, मगर हम जरा रिपीट कर लेते हैं। देखें आपको ये नोट्स में नजर आ रहा होगा कि अगर ई आयोडा जेड आप सबको मालूम है किसके इक्वल होता है, कॉस जेड प्लस आयोडा साइन जेड, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज रियल ऑफ ई आयोडा जेड, तो आप कहेंगे कॉस जेड, और अगर मैं पूछूं इमेजिनरी ऑफ ई आयोडा जेड, तो आप कहेंगे साइन जेड। इमेजिनरी ऑफ ई आयोडा जेड का मतलब होता है आई का मल्टीपल, आई का कोफिशिएंट, और वो क्या है, साइन जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको जरा आप रिवर्स वे में देखें कि कॉस जेड की जगह मैं लिख सकता हूँ रियल ऑफ ई आयोडा जेड, और साइन जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इमेजिनरी ऑफ ई आयोडा जेड। तो आपने ये याद रखना है कि मैं कॉस जेड लिखूं या रियल ऑफ ई आयोडा जेड लिखूं या साइन जेड लिखूं या इमेजिनरी ऑफ ई आयोडा जेड लिखूं, बात सेम है।
अब मैं आपको नोट्स की तरफ लेकर चलता हूं। तो आई होप कि अब आपको नोट्स नजर आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अब मैं नोट्स की तरफ हूं। तो देखें, जब आपका एफ ऑफ के कोसाइन बी के और साइन बी के है, तो हम करेंगे क्या कि देखें, आप सबको याद रखना चाहिए, मैंने पहले भी आपको ये 2-3 बार, क्योंकि इससे पहले आया है, अब ये फिर से इस तरह के आ रहा है, तो आप सबको ये एक फैक्ट याद रखना चाहिए कि हम इंसानों ने जब नॉलेज हासिल करना शुरू करी और उन्होंने नई से नई चीजें स्टडी करी, तो नई से नई चीजों को स्टडी करने के लिए इंसान ने एक बेस्ट ऑफ द टूल ये भी डिस्क्राइब किया कि अगर हम नई चीजों को पुरानी चीजों में कन्वर्ट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, इन अदर वर्ड मुझे एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए जो कि नई चीजों को पुरानी चीजों में कन्वर्ट कर ले, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि पुरानी चीजों को मैं स्टडी करना जानता हूं, उनको एनालाइज में कर चुका हूं, तो मैं उनको पुरानी तरीकों से ही समझ लूंगा, बजाय इसके कि मैं नई चीज के लिए, नए डायनामिकल सिस्टम के लिए मैं न्यू मेथड डिस्कवर करूं। कहीं ऐसा अगर हो जाए पॉसिबल, एक ऐसा मैजिक मुझे मिल जाए जो कि मुझे नई प्रॉब्लम को ओल्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दे, जिसका सोल्यूशन ऑलरेडी मुझे मालूम है, तो मैं उसको ओल्ड प्रॉब्लम से सॉल्व कर लूंगा और दोबारा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर मैं ओरिजिनल पर आ जाऊंगा। तो ये वन ऑफ द मेथड है कि न्यू प्रॉब्लम को ओल्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करें और फिर दोबारा इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ आ जाए। तो देखें, मैंने केस नंबर 1 में एक्सपोनेंशियल मेथड को सॉल्व करने का मेथड डिस्कवर कर लिया है, सही है। तो अब बजाय इसके कि मैं साइन को साइन के लिए कोई न्यू फार्मूला डिस्कवर करूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं क्यों ना किसी तरह कोई ऐसा मैजिक मिल जाए, कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए दैट कन्वर्ट आवर ऑसिलेटिंग केस इनटू एक्सपोनेंशियल केस। तो मेरे जहन में, एक्चुअली मेरे नहीं, साइंटिस्ट और रिसर्चर के जहन में इस तरह से आया कि हमें मालूम है कि मैं cos z की जगह, देखें z की जगह यहाँ b के, तो मैं cos z की जगह क्या लिख सकता हूँ? रियल ऑफ e आयोडा z। और यहाँ पर क्योंकि z की जगह b के, तो मैं cos b के की जगह लिख सकता हूँ रियल ऑफ e आयोडा b के। और sin b के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इमेजिनरी ऑफ e आयोडा b के। सही है, इस तरह से लिख सकते हैं। मगर मुझे ये बताएं, जैसे ही मैंने ये इस तरह से लिखा है, ये कौन सा केस बन गया? आप जरा इसको गौर से देखें, इस चीज को गौर से देखें, ये क्या चीज है? ये ए है, ये ई आयोडा बी जो है ये ए है, क्योंकि देखिए ये क्या बन गया है ए। अगर ई आयोडा बी को थोड़ी देर के लिए ए सपोज कर लें, थोड़ी देर के लिए ए, तो मगर मसलन देखें मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, तो बल्कि ए तो यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता, तो देखिए ये असल में क्या बन गया। मैं बल्कि यहाँ पर आगे लिखता हूँ, तो आप इसको जरा कंपेयर करें ए और ये के लिखें, तो देखें ये आपका ए पावर के का केस ही तो बन गया है। देखें ए पावर के क्या होता है? 1/5 ऑफ ई ए के होता है। तो यहाँ पर देखें इसको आप और से, तो यहाँ पर ए की जगह मेरे पास क्या है? ई आयोडा बी और ये के लिखा हुआ है जैसे, तो ए यहाँ पर किसके इक्वल हुआ? ये इसके इक्वल, ये जो मैं जिसको मैं अब ब्लैक करने वाला हूँ, सही है। तो आप सब समझ गए हैं वो, मगर ब्लैक हो रहा नहीं है, कलर चेंज नहीं हो रहा, मगर आप समझ गए कि ये जो चीज है ये मेरा, तो देखें ये ए के बन गया। इसी तरह से जब मैंने साइन को ई आयोडा बी के में लिखा तो, और इमेजिनरी लिखा और ये ई आयोडा बी के लिखा, तो ये भी ए की पावर के वाला केस बन गया। तो अब ये बताएं कि साइन और कोसाइन को रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में लिखने का बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा केस नंबर 2 जो था वो केस नंबर 1 में कन्वर्ट हो गया, और अब मैं इसको केस नंबर 1 से सोल्व कर लूंगा। और केस नंबर 1 में भी आपके पास दो केस बनते हैं, आइदर फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है या फाई ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है। और देखें आप सब नोट करें, आपका ए यहाँ पर है क्या? ए यहाँ पर है क्या? ई पावर आयोडा बी, देखें ये लिखा हुआ है ई पावर आयोडा बी। तो मुझे बताएं आप ई को जब ई पावर आयोडा बी से लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपने यही करना होता है ना केस 1 में कि फाई ऑफ ई को ए से रिप्लेस करते हैं। तो फाई ऑफ, तो ए यहाँ पर क्या है? ई की पावर आयोडा बी। और बताएं फाई ऑफ ए कब, फाई ऑफ ई जो है कब 0 के इक्वल होता है? जब ए उसका रूट्स होता है। और बताएं आमतौर पे, और क्योंकि फाई ऑफ ई एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के रूट्स आमतौर पर क्या आते हैं? 1 2 3 आते हैं, यानी कि इंटीजर होते हैं आमतौर पे। तो जब आप ए की जगह ई पावर आयोडा बी पुट करेंगे, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ई पावर आयोडा बी उसका रूट होगा? क्योंकि अगर रूट होगा तो फाई ऑफ ए 0 हो जाएगा। तो आमतौर पे जो फाई ऑफ ई है वो तो एक पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल के रूट तो 1 2 3 आते हैं। पॉलिनोमियल के रूट कभी आपने ये देखे ई पावर आयोडा बी, ऐसा आपको रियली कम ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने साइन को रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट किया, तो ये सिर्फ केस नंबर 1 में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि केस नंबर 1 के भी फर्स्ट केस में कन्वर्ट हुआ कि व्हेन फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि फाई ऑफ ए जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो ये बहुत आसान केस होता है, जस्ट आपने ई को किससे रिप्लेस करना होता है? ए से। क्योंकि देखें ए जो है यहाँ पर ई पावर आयोडा बी है, जो कि बहुत
रेयर केस होगा कि ये सोल्यूशन ऑफ द फाई ऑफ ई होगा। तो आमतौर पे जैसे मैंने एक्सरसाइज में सिर्फ एक दो प्रॉब्लम ही ऐसी दी है कि जहां पर जब ई पावर आयोडा बी को आप रिप्लेस करें तो वो इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इक्वल टू जीरो वाला केस अप्लाई करें। वरना इस केस नंबर 2 में आमतौर पर वो ऐसा ही होता है कि जब साइन को रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये केस नंबर 1 में भी सिर्फ वो वाला केस बनता है जो फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस होता है। बहरहाल तो आपने क्या करना है, जब आपने साइन और कोसाइन को रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट बन गया, ये केस नंबर 1 से आप सोल्व कर लेंगे। और केस नंबर 1 में भी ये फर्स्ट केस बनेगा यूजुअली व्हेन फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, आप समझ में आ जाएगा। बहरहाल इस एग्जाम्पल में आपको वही बताने का मकसद ये था कि हमने नई प्रॉब्लम को जो ऑसिलेटिंग केस था उसको एक्सपोनेंशियल केस में देखें कैसे कन्वर्ट किया। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट कन्वर्ट द ऑसिलेटिंग फिनोमेना इनटू एक्सपोनेंशियल फिनोमेना। द ट्रांसफॉर्मेशन इज रियल और इमेजिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप साइन को इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल लिख सकते हैं, इसलिए वो कन्वर्ट हो गए। तो अब मैं आपको नोट्स की तरफ लेकर चलता हूँ और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी आसान सा केस है, तो नोट्स की तरफ चलते हैं। देखें ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। मीनवाइल अगर आप लोगों को जैसे कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू आर वेलकम, आप उससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ताकि मुझे पता भी रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 है और राइट हैंड साइड में कोसाइन के। आप सब समझ गए क्योंकि जनरल डिस्कशन में तो मैंने कोसाइन बी के लिखा था, तो बी यहाँ पर किसके इक्वल है, 1 के। देखिए ये रेड कलर से बी लिखा हुआ है, 1 के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे कोसाइन के लिखा है। अच्छा, अब क्योंकि ये कोसाइन के लिखा है तो पहले तो मैं समझ गया ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है, और फिर इसमें भी मैं समझ गया ये केस नंबर 2 है क्योंकि यहाँ पे कोसाइन के है। अच्छा, अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसकी ऑपरेटर फॉर्म लिखी। व्हाट इज द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन, क्या आएगा यहाँ से ई और यहाँ से -1 आएगा और वाई ऑफ के कॉमन आ जाएगा और कोसाइन के। फिर मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, वेरी सिंपल, m-1 0 m इज इक्वल टू 1 आ गया। m1 का मतलब ये है कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होगा, y के एट c1 के। देखें c1 c2 उस वक्त लिखते हैं जब मोर देन वन कांस्टेंट होते हैं, तो मेरे पास तो कांस्टेंट ही यहाँ पर 1 है, तो c1 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने c लिखा है। और 1k की जगह मैंने 1 लिखा है क्योंकि 1k का मतलब 1 ही होता है, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन मेरा सिर्फ c आ गया। सही है। फिर मैं आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे। पहले मैंने जनरल फार्मूला लिखा, ये आप देख रहे हैं, ये जनरल फार्मूला लिखा हुआ है 1/5 ऑफ ई एफ ऑफ के। व्हाट इज फाई ऑफ ई, ये लिखा हुआ फाई ऑफ ई e-1, और एफ ऑफ के कितना है हमारा, कोसाइन के है, मैंने कोसाइन के लिख दिया। अब क्योंकि ये ऑसिलेटिंग केस है मैं इसको एक्सपोनेंशियल केस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा कि कोसाइन के को मैं लिखूंगा रियल ऑफ ई आयोडा बी के, बट बी हमारे पास 1 के इक्वल है तो ये ई आयोडा के बन जाएगा। अब जब ये ई आयोडा के बन गया तो अब ये एक्सपोनेंशियल केस हो गया ए पावर के। व्हाट इज ए, ए यहाँ पर किसके इक्वल होगा, ई आई के। देखिए ये ए है, ये ए के, तो ए किसके इक्वल है, ई पावर आई के। तो मैंने क्या किया, अब मैं केस नंबर 1 की रिस्पेक्ट से क्या करूंगा, ई को किससे रिप्लेस कर दूंगा, ई आई से, और ई आई से रिप्लेस कर दिया और अब ई आयोडा के को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या रह गया, मुझे इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट चाहिए। अब रियल पार्ट के लिए आपकी मर्जी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी तरह से भी सॉल्व करें, बस इसका रियल पार्ट फाइंड करें। उससे पहले कि मैं इसका रियल पार्ट फाइंड करूं, मैं आपको एक ये नोट बताऊं। देखें मैंने ये नोट आपके सामने लिखा है कि जब इस तरह का फंक्शन हो तो आप उससे रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे डिटरमिन करेंगे। तो देखें मेरे पास अगर ये लिखा हुआ है 1/e पावर आयोडा ए और प्लस बी, ये प्लस बी है तो 7 लिखा, ये e की पावर आयोडा ए लिखा है। तो देखें मुझे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। उसको करने के लिए आपको मालूम है डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो मैंने क्या किया, ई आयोडा ए को पहले इस तरह से लिखा, कॉस ए प्लस आयोडा साइन ए, और ये प्लस बी मैंने ऐसे लिखा। अब मुझे क्योंकि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो मैं समझ गया हूँ कि यहाँ बस माइनस आएगा। तो देखिए मैंने इसके माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने के बाद मैंने दोबारा इसको कन्वर्ट कर दिया ई की फॉर्म में 1/e आयोडा ए प्लस बी। और अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो इसको भी मैं ई की पावर में कैसे लिखूंगा, ई पावर माइनस आयोडा ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर को भी कैसे लिखूंगा, ई पावर माइनस ए प्लस बी। तो इसका मतलब है मैंने एक जनरल फार्मूला बना लिया। क्या जनरल फार्मूला बनाया कि जब भी 1/e पावर आयोडा ए प्लस बी होगा और मुझे इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो इसका कॉन्जुगेट देखें क्या बनेगा। ये तो देखें दोबारा से मैंने वही लिखा है, इसका कॉन्जुगेट जस्ट ये होगा कि यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। देखें यहाँ माइनस माइनस, और ये प्लस बी तो एज इट इज रहेगा। तो हमने फार्मूला डिस्कवर कर लिया। फार्मूला क्या डिस्कवर किया
कि जब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको और जनरलाइज करना चाहूँ तो फार्मूला क्या बनेगा कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा। और देखें माइनस प्लस, यानी जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ रहे थे, तो आप समझ जाए जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा, प्लस होगा। तो इन जनरल प्लस माइनस ए का आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस ए माइनस प्लस ए। तो अब देखें यही एक्सप्रेशन हमारे पास ऊपर आई है। अब जब आप ये समझ गए तो देखें यहाँ आ जाए। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए, इसका, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ई पावर माइनस आई, और माइनस वन तो ये एज इट इज रहेगा, और क्या आएगा, ई पावर माइनस आई माइनस वन, और ये दोनों ये कैंसिल होगा, दोबारा यही बन जाएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, तो आप समझ गए इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ई माइनस आई माइनस वन, ई माइनस आई माइनस वन। फिर मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में तो जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये इनकी पावर 8 हो गई है। और डिनोमिनेटर में देखें क्या आएगा, ई आई ई पावर माइनस आई, तो पावर 8 होकर 1 बन जाएगा, तो बनाया। फिर क्या आएगा, ई आई और माइनस कॉमन आएगा, ई पावर माइनस आई, और माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और देखें ये क्या रिजल्ट आ रहा है, ई आई प्लस ई माइनस आई। तो इसको बताने के लिए मैं आपको बताऊं, आप सबको याद है ना एनईडी फर्स्ट ईयर से कि कॉस जेड किसके इक्वल होता है, ई आयोडा जेड प्लस ई माइनस आयोडा जेड डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो जब यहाँ पर z लिखा है तो यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, और डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसका मतलब है ई आयोडा z प्लस ई माइनस आयोडा z को अगर मैं 2 को यहाँ लिख दूँ तो कैसे लिख सकते हैं, 2 cos z ई आयोडा z प्लस ई माइनस आयोडा z। मगर यहाँ मुझे z तो नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब है z की जगह क्या है, 1 है, तो मैं इस एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 cos 1, क्योंकि z हमारा 1 है, 1 तो आप लिखते नहीं है। तो देखें ये 1 और 1 2 हो गए, और ये रिजल्ट क्या हो गया, 2 cos 1। देखें कॉन्जुगेट से इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर एक कंप्लीट रियल नंबर बन जाए। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर एक कंप्लीट रियल नंबर बन गया, मुझे डिनोमिनेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम देखें न्यूमरेटर की, तो इस न्यूमरेटर को मैंने देखें एक्सपेंड कर दिया, ये रेड कलर से आपको नजर आ रहा है। ई आयोडा के माइनस वन किसके इक्वल होगा, कॉस के माइनस वन आयोडा साइन के माइनस वन। ई आयोडा के कितना होगा, कॉस के प्लस आयोडा साइन के। अब मैं बहुत आसानी से इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट लिख सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन का जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, तो व्हाट इज द रियल पार्ट, डिनोमिनेटर तो देखें है ही रियल पार्ट, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। बस न्यूमरेटर से मुझे रियल पार्ट को पिक करना है। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर, देखें यहाँ से क्या आएगा, cos के माइनस वन, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस cos के। तो ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया, ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। फाइनली आप सोल्यूशन लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, याद रहे होमोजीनियस सोल्यूशन सी आया है, तो मैंने सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। और होमोजीनियस क्योंकि सी आया है तो सी बाद में लिखते हुए ज्यादा बेस्ट एक्सप्रेशन रखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बाद में लिख दिया। वरना अगर आप शुरू में लिखें सी प्लस दिस एक्सप्रेशन लिखें तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा जितना प्लस सी बाद में लिखना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, ये कहना चाहिए ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने उसको बाद में लिख दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। तो मैंने इन नोट्स में यहाँ पर तो सिर्फ ऑसिलेटिंग केस की एक ही एग्जांपल सॉल्व करी है, मगर आगे भी एक सॉल्व करी है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूं। मगर आप सब अब ये केस समझ गए हैं, एक एग्जांपल इनफ थी, मगर चले मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें नजर आ रहा है, देखें ये वाला एग्जांपल नंबर 2 नेक्स्ट पेज में। ये पूरे नोट्स मैंने आप सबको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दिए विद एक्सरसाइज, तो आप सबको वहां पर ये मिल जाएगा। तो देखें मैं बल्कि आपको इसकी एक्सरसाइज दिखा भी दूं अभी जरा, आप सबको ये देखें। ये फिर सेकंड पार्ट शुरू हो गया, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, कि मैंने नोट्स को कुछ मॉडिफाई भी किया है। एक्चुअली तो मुझे फेयर करना था मगर मैंने फेयर नहीं किया। अब ये फिर आप देखेंगे ये एक्सरसाइज शुरू हो गई, एक्सरसाइज 3.1 है, जो कि शुरू में आपको डिफरेंस इक्वेशन मैंने पूछे, ये उनके आंसर हैं। फिर नॉन होमोजीनियस की ये डिफरेंस इक्वेशन है, ये फिर उनके आंसर चल रहे हैं। और फिर जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के, जिसमें मैं आपसे डेरिवेटिव की वैल्यूज पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएं। आखिरी में फिर इन्हीं के अप्लाइड प्रॉब्लम भी हैं। अप्लाइड प्रॉब्लम में क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रेट ऑफ चेंज होता है। अब देखें जैसे इसमें ये पूछ रहा हूँ, रॉकेट इज लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड इज गिवन बिलो, फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इज शोन दिस। तो ये आप देख रहे हैं ये सब अप्लाइड प्रॉब्लम है, ये वाली भी देखें सब ये अप्लाइड प्रॉब्लम है।
तो इस तरह से ये आखिरी में जितनी भी प्रॉब्लम है सबके सब वेरी इंटरेस्टिंग और अप्लाइड प्रॉब्लम है, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि अब सर एक बात आप लोगों के बताइए, पेपर जी सर पेपर 2 हफ्ते बाद है और आपके पास बर्डन इतना सारा है, तो फिर हेल्थ सपोर्टिंग कैसे करेंगे? देखें, आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट हैं। और इनमें से यानी कि मैं जितनी भी आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ वो सब एग्जाम्पल भी एज ए एक्सरसाइज होती हैं। तो एग्जाम्पल आमतौर पर जो मैंने एस्टिमेट किया ऑन एवरेज में 40% करवा देता हूँ, तो 40% तो ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज का एज ए एग्जाम्पल हमेशा ही मौजूद रहता है। और आप लोग ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, जितने यानी कि आप लोगों का सेमेस्टर लेंदी हुआ है और उसके बाद भी आप लोग इस तरह से नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग यानी कि बात प्रूव कर रहे नहीं हैं। है, कोर्स तो जो मतलब कोर्स तो वो तो छुट्टियां थी ना अजीब सी, वरना सेमेस्टर तो अभी चल रहा है। ये कोई रीजन नहीं है, ये जो आप बात कर रहे हैं छुट्टियां थी तो आप फारिग बैठेंगे? छुट्टियां थी, आपको तमाम चीजें जो पहले हो चुकी थी उनको कवर कर लेना चाहिए था। आपसे पहले वाले लोग ये नहीं पढ़ सर, मैं चुके हैं, सिर्फ आप इस उन चैप्टर की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस चैप्टर की बात नहीं कर रहा जो छुट्टियों से पहले हुए या लॉकडाउन से पहले हुए, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बोल रहा हूँ जो 2 हफ्ते में अचानक बर्डन आया इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखें, उन 2 हफ्तों से पहले इसका मतलब यही है ना कि आप 5 चैप्टर तो सॉल्व कर चुके हैं, अब आपके पास बाकी 2 चैप्टर रह गए, तो बाकी 2 चैप्टर के लिए टाइम इनफ है। आपने बाकी 5 चैप्टर सॉल्व नहीं किए और आपने यानी कि 2 चैप्टर वहां से रह गए, तो 2 वो रह गए, 2 वो ये रह गए, तो फिर तो आपको बर्डन लगेगा ही। आपने उन छुट्टियों का कोई फायदा ही नहीं लिया, तो फिर अब अगर आप उन छुट्टियों का फायदा लेते तो आप 5 चैप्टर में एक्सपर्ट होते, बाकी इन 2 चैप्टर को आपके पास की जो यानी कि 4 वीक मिल रही है बहुत इनफ है, ये बहुत ज्यादा है। तो कोई भी आपके पास में नहीं समझता आप लोगों के पास रीजन है, बजाय इसके कि आप लोगों की और बेस्ट तैयारी होनी चाहिए थी, आप और रीजन ढूंढ रहे हैं कि यानी कि हमने इस वजह से कंप्लीट नहीं किया। तो मैं आपको अब ये सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ ऑसिलेशन की, जिसमें हमारे पास आप देख रहे थे साइन के था। तो देखें ये एग्जांपल नंबर 2 देखें, सबसे पहले मैंने इसकी ऑपरेटर फॉर्म लिखी है, तो यहाँ से क्या बनेगा ई स्क्वायर प्लस 1 साइन के, और आप देख रहे हैं क्योंकि साइन बी के होता है तो बी हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास ये साइन के बना है। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर ली एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर मेरे पास -1 आया, एम किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस आई के इक्वल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे C1 cos के थीटा, C2 sin के थीटा, आर के, और आर मॉड्यूलस है क्योंकि ये प्लस माइनस आई है तो इसका मॉड्यूलस हमारे पास 1 आया, और थीटा टेंजेंट इनवर्स 1/0 क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, तो इसका मतलब है टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी और दैट इज इक्वल्स टू π/2। तो मैंने क्या किया, आर की जगह 1 पुट कर दिया, उसका मतलब 1 ही है, और थीटा की जगह π/2 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। आप देखते हैं C1 cos के π/2 प्लस C2 sin के π/2, ये 2 मेरे पास सोल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए देखें मैंने क्या लिखा, 1/5 ऑफ ई एफ ऑफ के लिखा, तो ये मेरे पास एफ ऑफ के, और उसके बाद ये मैंने 5 ऑफ ई लिखा, और एफ ऑफ के कितना है साइन के, क्योंकि साइन के है तो मैं इसको इमेजिनरी लिखूंगा आई एम ई आयोडा बी के, और वो बी हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये ई आयोडा के ओवर ई स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये आ गया। अब क्यों, अब मुझे क्या करना है, मैं कैपिटल ई को ई आयोडा से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि ए यहाँ पर किसके इक्वल है, ई आई, ई पावर आई के इक्वल है, तो मैंने और ई को जो है कैपिटल ई को मैंने ई पावर आई से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये 2 है, ई स्क्वायर है, तो क्या बनेगा ई पावर 2i प्लस 1 बना, और इस ई आयोडा के को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये मेरे पास रिजल्ट एक्सप्रेशन आ गई। और देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ ये रेड कलर से, यूजिंग केस 1 व्हेन फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सही है, क्योंकि ये फाई ऑफ ए नॉट इक्वल टू केस ए का 0 का केस बनेगा। उसके बाद अब मुझे बस इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, तो मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 प्लस और ई की पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और 1 प्लस आप पहले लिखें या बाद में लिखें डजंट मैटर, तो 1 प्लस ई पावर -2i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर मैंने न्यूमरेटर में तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, डिनोमिनेटर में भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आएगा, 1 + 1 का 1 आएगा, फिर e2i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, e-2i को 1 से, और जब e2i e-2i को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 1 और 1 फिर वही 2 हो गया। और ये क्या है, इस बार क्योंकि z पहले वहां 1 लिखा था यहाँ 2 लिखा है, तो ये किसके इक्वल होगा 2 cos 2 के।
क्योंकि cos z किसके इक्वल होता है, e आयोडा z प्लस e माइनस आयोडा z डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, 2 cos 2 आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर रियल पार्ट आ गया। फिर न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, बस अब न्यूमरेटर की प्रॉब्लम है, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है, cos के आयोडा साइन के, और ये क्या बनेगा, e आयोडा k माइनस 2 cos k माइनस 2 आयोडा साइन k माइनस 2। अब मुझे इस एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट चाहिए। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यहाँ से कितना आएगा साइन के, यहाँ से कितना आएगा साइन k माइनस 2। ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। फाइनली जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये मैंने होमोजीनियस सोल्यूशन लिख दिया और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख दिया, ये मेरे पास आंसर आ गया, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखें केस नंबर 3 के लिए, केस नंबर 3 ये है कि जब आपका एफ ऑफ के जो है ना पॉलिनोमियल इन के हो। सही है, केस नंबर 3, जैसे केस 1 क्या था, एक्सपोनेंशियल था, केस 2 क्या था, ऑसिलेटिंग फिनोमेना था, केस नंबर 3 पॉलिनोमियल फिनोमेना अगर आपके पास हो, क्योंकि पॉलिनोमियल भी बहुत फेमस फिनोमेना है। तो अगर पॉलिनोमियल इन के की फॉर्म में हो तो अब आपने क्या करना है, तो इस केस को स्टडी करने के लिए पहले हमारी कुछ प्री रिक्विजिट है, वो मैं प्री रिक्विजिट आपको पढ़ाऊं, फिर इस केस नंबर 3 की तरफ आते हैं। प्री रिक्विजिट ये है कि पहले आपको मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल पॉलिनोमियल इन के। तो देखिए मैंने ये हेडिंग है, इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही है, मगर ये आपको नजर आ रहा होगा, फिर भी दिस इज रिटन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल इन के। देखें फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को हम k की पावर n से डिनोट करते हैं, यानी k और उसके ब्रैकेट में n लिखते हैं, तो ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कहलाता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल की तरह डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसके नेम में फैक्टोरियल है ना, तो इसको फैक्टोरियल की तरह डिफाइन करते हैं। तो देखें kn को डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरह से k यानी kn किसके इक्वल होगा, k माइनस 0h। k माइनस 0h का मतलब k ही होगा, फिर क्या आएगा k माइनस 1h, k माइनस 2h, फिर आखिरी में क्या आएगा k माइनस n माइनस 1h। यानी देखें जब k की पावर n है तो वो उससे 1 यूनिट लेस n माइनस 1 पर यानी कि स्टॉप हो गया है, k माइनस n माइनस 1h, यानी उससे 1 यूनिट लेस पर ये स्टॉप हो गया है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखें जब n था तो वो n माइनस 1h पर स्टॉप हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर 1 होगा तो वो 0h पर स्टॉप होगा, अगर 2 होगा तो वो 1h पर स्टॉप होगा, 3 होगा तो वो 2h पर स्टॉप होगा, एंड सो ऑन। तो देखिए इसीलिए फिर मैंने ये लिखा है कि k1 किसके इक्वल होगा, k माइनस 0h, मगर 0h लिखने की जरूरत नहीं है तो k आ गया। k2 किसके इक्वल होगा, k माइनस 1h। सही है, k3 कितना होगा, k माइनस 1h, k माइनस 2h, आप समझ गए। k4 कितना होगा, k माइनस 1h, k माइनस 2h, k माइनस 3h, एंड सो ऑन। देखिए याद रहे h जो है ना, h जब होगा तो ये जनरल डेफिनेशन है, हम आपके सिलेबस में वो स्टडी कर रहे हैं आमतौर पे व्हेन h 1 के इक्वल होगा। तो फर्ज करें अगर आपका h 1 के इक्वल होगा, हम ये वाले रिजल्ट यूज करेंगे व्हेन h इज इक्वल टू 1। तो h 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, k1 तो अभी भी k ही रहेगा क्योंकि k माइनस 0h होता है, मगर h 1 है तो k1 किसके इक्वल होगा, k के, और k2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से k माइनस 1, k3 किसके इक्वल हो जाएगा, k माइनस 1, k माइनस 2, k4 कितना होगा, k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3, एंड सो ऑन। तो आप सब ये समझ गए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। अब जब आप ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ गए तो जिन चीजों की हमें केस नंबर 3 में रिक्वायरमेंट है उनके लिए देखें मैंने यहाँ पर ये टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल की तरफ चलते हैं। ये टेबल मैंने विदाउट प्रूफ आपको समझाया, मगर कुछ इसकी लॉजिक क्लियर करने के लिए, वैसे तो ये सब चीजें प्रूफ से आई हैं मगर प्रूफ करने का टाइम नहीं है, मगर मैं आपको ये जो मैंने टेबल में लिखी है इनमें कुछ लॉजिक में इंक्लूड करूं उसको समझाने के लिए मैं आपको देखें इस तरह से इस टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखें टेबल फॉर डिफरेंसेस ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल कैन। देखें इससे पहले कि मैं आपको टेबल एक्सप्लेन करूं, मैं आपको जो है ना वर्ड पर लेकर चलता हूं और वर्ड पर आप सब मुझे बताइएगा, वर्ड पर ये वाला एक जरा फैक्ट बताइएगा। एग्जाम्पल्स मैंने लिख दी हैं, एग्जाम्पल में लिखकर, अच्छा तो मैं अगर आपसे पूछूं कि देखें मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, अगर मैं आपके सामने लिखूं तो एक्स स्क्वायर हमारे पास ये बनेगा, ये एक्स और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको फर्स्ट टाइम जरा डिफरेंशिएट करें इस एक्स को। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, अच्छा तो बिल्कुल आपने मुझे सही याद दिला दिया कि स्क्रीन नहीं आ रही है। तो मैं आप लोगों को, अब देखें आपको वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही होगी इंशाल्लाह ताला, अब बताएं।
क्या अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, मेरे पास तो नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं जरा फिर से बनाता हूँ। देखें, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ओके, अब नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर, आ रही है। सही है। तो अब अगर मैं देखें, मेरे पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा? कितना आएगा? 2 और फिर क्या आएगा? इंटू एक्स आ जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें तो अब क्या आएगा? यानी सेकेंड टाइम का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करें, यानी डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। मगर अगर मैं अब आपसे पूछूं कि मुझे ये बताएं कि व्हाट इज D3, व्हाट इज D3 एक्स स्क्वायर, तो कोई D3 एक्स स्क्वायर बताएं किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। सिर्फ D3 एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा, बल्कि D4 एक्स स्क्वायर भी 0 होगा। सही है, क्योंकि अब तो पहले D4 0 हो गया। इन जनरल DN अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, यानी कि D4 DN ये 0 लिखूं, तो बहरहाल ये अब जितने भी आने वो सब हमारे पास 0 हो गए। इसी तरह से अगर मैं आपसे एक ये रिजल्ट पूछूं कि DN और अगर मैं आपसे, नहीं ये सिर्फ मैं D लिखूं और यहाँ पर मैं XN लिखूं, तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आना है? आप सबको इंटर से मालूम है N और x की पावर कितनी आएगी? n-1 आएगी। सही है, तो ये आप सब फैक्ट देख रहे हैं, तो आप सब देखें, इसी को जरा फैक्ट को जरा नोट करें। एक्स स्क्वायर है, इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो क्या है? 2x की पावर 1, और फिर जब मैंने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो 2 इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है जो कि कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका D3 थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 0। सिर्फ थर्ड ऑर्डर का नहीं, बल्कि फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, अब मैं किसी ऑर्डर का भी कैलकुलेट करूं तो आंसर कितना आएगा? 0। तो देखिए, इस ओल्ड डिस्कशन से हमने 3 फार्मूलाज ड्राइव कर लिए जो आपको बताना था। नंबर 1 फार्मूला क्या डिस्कवर किया कि dxn यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ xn, जो कि इंटर से आप सब जानते हैं किसके इक्वल होता है? n इंटू xn माइनस 1। ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला हमने क्या डिस्कवर किया कि डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल है। दिस मीन कि हमारे पास, मुझे बताएं इन जनरल, अगर मैं इसको जनरल डिस्कवर करूं तो हमारे पास फार्मूला क्या बना कि dn xn बताएं किसके इक्वल होगा? अगर ये हमारे पास है तो बताएं dn xn कितना होगा? अगर मैं n फैक्टोरियल, बिल्कुल n फैक्टोरियल होगा। तो ये सेकंड फार्मूला हमने डिस्कवर किया है कि अगर दोनों की पावर सेम हो जाए, और इन ये वाला रिजल्ट हो गया। और फिर थर्ड फार्मूला ये कि अगर मैं ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट भी ग्रेटर कर दूं dn+1, तो dn+1 का आंसर बताएं कितना आएगा? ये आएगा 0 के इक्वल, ये आएगा 0 के इक्वल। सही है, तो देखिए हमने 3 फार्मूलाज डिस्कवर किए। मैं उन फार्मूलाज को रेट कर दूं आपके सामने ताकि आपको ये याद रहे। और ये है तो आसान सी बात है, मगर यही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। एक dn और एक ये वाला फार्मूला है रेड कलर का। तो देखिए, आप सबने ये याद रखना है। नंबर 1 फार्मूला, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ xn किसके इक्वल होता है? n(xn-1). और अगर आप इस xn का देखें, वही जिस तरह से देखें, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 2 फैक्टोरियल के। बिल्कुल इसी तरह से dn xn किसके इक्वल आएगा? n फैक्टोरियल के। तो आप सबने ये याद रखना है कि जब दोनों की पावर सेम होगी, यानी ऑपरेटर की और पॉलिनोमियल की पावर सेम होगी, तो आंसर उसी पावर का फैक्टोरियल आएगा। सही है, तो जब दोनों की पावर सेम होगी तो आंसर उसी पावर का फैक्टोरियल आएगा। और थर्ड ये है कि अगर ऑपरेटर की पावर पॉलिनोमियल से 1 यूनिट भी ग्रेटर हो गई, ऑपरेटर की पावर पॉलिनोमियल की पावर से 1 यूनिट भी ग्रेटर होगी, तो आंसर हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। यानी सिर्फ dn+1 0 नहीं होगा, बल्कि dn+2 dn+3 dn+4 एंड सो ऑन, ये ऑल के ऑल 0 होंगे। तो आपने ये तीनों फार्मूलाज याद रखने हैं कि dxn किसके इक्वल है? n(xn-1). और अगर dn xn हो तो फिर क्या होगा? उसी पावर का फैक्टोरियल होगा, यानी n फैक्टोरियल। और dn+1 xn किसके इक्वल होगा? 0 के। तो अब जब आप ये समझ गए तो मैं अब आप लोगों को नोट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को नोट्स की तरफ लेकर चल रहा हूँ, और आई होप कि अब आप लोगों को नोट्स नजर आ रहे होंगे।
आप सब नोट्स की तरफ देखें, लास्ट कॉलम मैंने जो इस टेबल का बनाया हुआ उसमें तो देखें यही बनाया कि डी एक्सएन कितना होगा एन एक्सएन माइनस वन, डी स्क्वायर एक्सएन कितना होगा एन एन माइनस वन एक्सएन माइनस टू, डी थ्री एक्सएन कितना होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्सएन माइनस थ्री, और डी एन एक्सएन कितना होगा वही एन फैक्टोरियल, आप सब समझ गए, और डी एन प्लस वन एक्सएन कितना होगा 0। तो आपने ये तीन फार्मूला से, एक ये पहला वाला फार्मूला याद रखना है, एक ये वाला फार्मूला याद रखना है कि जब दोनों की पावर सेम होगी तो पावर का फैक्टोरियल, और अगर ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट भी ग्रेटर होगी तो आंसर हमेशा 0 आएगा। और ये वाला पहला फार्मूला तो वही इंटर का फार्मूला है। बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूलाई के सिनोनिमसली हमारे पास सिनोनिमस ये वाले फार्मूलाज भी होते हैं डिफरेंसेस के। देखें ये लिखा है मैंने डिफरेंसेस ऑफ के एन, और के एन क्या चीज है, ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है। तो इस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के एन आपके पास दो केसेस बन जाते हैं, आइदर h नॉट इक्वल टू 1 और h इज इक्वल टू 1। याद रहे हम सिर्फ h इज इक्वल टू 1 के लिए इंटरेस्टेड है, मगर चलिए मैं आपको h नॉट इक्वल टू 1 के भी रिजल्ट बता देता हूं कि आप जर्नल याद रखिएगा। अदरवाइज हमने यूज सिर्फ ये वाला, ये जो कॉलम नजर आ रहा है ना सेंटर का, ये वाला कॉलम यूज करना है। ये कॉलम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया और ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यूज हम सिर्फ ये वाला कॉलम करेंगे। तो देखें अगर मैं इस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, यानी ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, और याद रखिए जितने भी रिजल्ट्स हैं इन सब रिजल्ट्स को आप प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड ऑपरेटर? कि फॉरवर्ड ऑपरेटर के डेल्टा वाई नोट किसके इक्वल होता है, इंक्रीजिंग माइनस कॉपी। तो इंक्रीजिंग का मतलब होगा y1, कॉपी का मतलब y नोट होगा। तो उसी डेफिनेशन को अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो आप ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इस वक्त प्रूफ नहीं कर रहा, मगर आपको बस एक लॉजिक क्लियर करवा रहा हूँ कि आप सब इस तरह से याद रखिएगा। तो देखिए जब इस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के एन पर आप डेल्टा अप्लाई करेंगे ना, तो यही वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरह का फार्मूला आएगा, और फार्मूला क्या आएगा, ये आएगा एन एच के एन माइनस वन, क्योंकि एच नॉट इक्वल टू 1 है इसलिए एच नजर आ रहा है, एन एच के एन माइनस वन। मगर अगर एच 1 होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, एन के एन माइनस वन। देखें बिल्कुल सेम बना है, एन के एन माइनस वन, जैसे बस फर्क है यहाँ डी है और यहाँ पर डेल्टा है। इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर के एन किसके इक्वल होगा, एन एन माइनस वन एच स्क्वायर के एन माइनस टू, और डेल्टा स्क्वायर के एन व्हेन एच इज इक्वल टू 1 कितना होगा, एन एन माइनस वन के एन माइनस टू। और अगर डेल्टा 3 के एन कितना होगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एच 3 के एन माइनस 3, डेल्टा 3 के एन कितना होगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू के एन माइनस 3। और अगर दोनों की पावर सेम हो जाए तो पावर का फैक्टोरियल इंटू एच एन आएगा, क्योंकि एच नॉट इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर दोनों की पावर सेम आएगा तो वही सिंपली एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। और अगर ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट भी इंक्रीज हो गई तो फिर इसका फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का आंसर जो है, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल का डिफरेंस कितना आएगा, 0। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर h1 के इक्वल है पावर अगर एक भी ग्रेटर हो गई तो आंसर 0 आएगा। तो बहरहाल आपने ये तीन फार्मूला याद रखने हैं। नंबर 1 डेल्टा के एन किसके इक्वल होता है, एन के एन माइनस वन, और जब दोनों ऑपरेटर और पॉलिनोमियल की पावर सेम हो, ऑपरेटर और पॉलिनोमियल की पावर सेम हो तो वही पावर का फैक्टोरियल आएगा, यानी एन फैक्टोरियल। और अगर ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट भी ग्रेटर हो गई तो आंसर कितना आएगा, 0। तो अब अगर आप ये तीनों फार्मूला समझ गए हैं तो मैंने इस टेबल से फिर से आपको रिकॉल करवाया कि टेल मी व्हाट इज डेल्टा स्क्वायर के वन। डेल्टा स्क्वायर के वन 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि डेल्टा की पावर 1 यूनिट ग्रेटर है। डेल्टा 3 के 2 ये भी 0 होगा, क्योंकि अगेन डेल्टा की पावर 1 यूनिट ग्रेटर है। व्हाट इज डेल्टा 4 के 3, ये भी 0 होगा, क्योंकि ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट ग्रेटर है। व्हाट इज डेल्टा 2 के 2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो पावर का फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल आंसर होगा। डेल्टा 3 के 3 3 फैक्टोरियल होगा। डेल्टा 4 के 4 4 फैक्टोरियल होगा। बट व्हाट इज डेल्टा के 2, वही डेरिवेटिव वाला फार्मूला की तरह आपने याद रखना है, क्योंकि ये डेरिवेटिव के फार्मूले की तरह से 2 इंटू के की पावर 1, और याद रहे के की पावर 1 के इक्वल ही होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 के। डेल्टा के 3 कितना होगा, 3 पावर के 2। डेल्टा के 4 कितना होगा, 4 के पावर 3। सही है, वही यानी पहला वाला जो फार्मूला ये वाला बनता है ये वही है। तो डेल्टा के 2 2 के 1 मीन्स 2 के 2, डेल्टा के 3 3 के 2, डेल्टा के 4 4 के 3 एंड सो ऑन। इन दोनों टेबल से आप सबने एक चीज भी नोट करी कि मैं ये जो डेल्टा जो कि फॉरवर्ड ऑपरेटर है मैं सिर्फ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर अप्लाई कर सकता हूं। देखें जब k की पावर n लिख रहे हैं ना तो ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है, और अगर मैं सिर्फ k लिखूं तो दैट इज ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर देखें ये k1 जो है ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है, मगर ये k क्या है, ये ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है। मगर इत्तेफाक से k1 तो k के इक्वल होता है, मगर k2 k स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। k2 किसके इक्वल होता है, k इंटू k माइनस 1 के इक्वल होता है। तो ये आपने फर्क याद रखना है। तो याद रखिएगा ये जो डेल्टा है ये सिर्फ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर अप्लाई होता है, ये ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल पर अप्लाई नहीं होता। देखें आप इस पूरी टेबल को देखें, इन दोनों को मैंने डेल्टा सिर्फ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर अप्लाई किया है, ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल पर अप्लाई
नहीं किया है। तो अब आप सब ये समझ गए, तो जरा कुछ एग्जाम्पल करें। देखिए अगेन ये आप ये कहेंगे कि सर हम तो केस 3 स्टडी कर रहे थे, ये अचानक ये सब चीजें क्या आ गई हैं। तो ये ऑल थिंग्स आर प्री रिक्विजिट ऑफ केस नंबर 3, और ये मेरा टीचिंग स्टाइल है कि अभी अगर आप ये सब चीजें समझ गए बहुत अच्छी तरह से, फिर केस 3 भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर टीचर का एक अलग स्टाइल होता है, तो मैं अब आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखें मुझे क्या करना है, तो पहले आप सब ये सीख लें कि मुझे डेल्टा के स्क्वायर माइनस के को इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो मगर मुझे मालूम है कि डेल्टा तो सिर्फ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर होता है, एंड दिस इज ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल, क्योंकि फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो ये क्योंकि इनमें पावर में ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पहले मुझे इन ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा, पहले मैं इन ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल्स को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं ऑपरेटर अप्लाई कर सकता हूं फॉरवर्ड। तो देखिए अप्लाई करने के लिए मैंने फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यूज करी। देखिए आप सबको याद है ना, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में अभी आपको क्या बताया था कि k1 किसके इक्वल होता है, k1 k के इक्वल होता है, k2 किसके इक्वल होता है, k माइनस 1 इफ h इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम सिर्फ h इज इक्वल टू 1 के लिए इंटरेस्टेड है। तो k स्क्वायर किसके इक्वल होता है, k माइनस 1, जिसका मतलब है k स्क्वायर माइनस k के इक्वल होता है k2। तो k2 k स्क्वायर माइनस k के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा, मैं इस k स्क्वायर माइनस k की जगह क्या लिख सकता हूँ, k2 लिख सकता हूँ, ये k2 आ गया। मगर जैसे k2 लिखा भी ये कौन सा बन गया, पहला वाला फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला। कैसे लिखेंगे, n k की पावर n माइनस 1 यानी 2 k की पावर 1, बट k की पावर 1 किसके इक्वल है, 2k के। ये मेरा आंसर आ गया। क्योंकि देखें पहले ये ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल था, पहले मैंने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया, अब दोबारा मुझे ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझसे तो उन्होंने क्वेश्चन ऑर्डिनरी में पूछा है, तो फाइनल आंसर भी ऑर्डिनरी में आना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, डेल्टा 9k स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा लीनियर ऑपरेटर है, ये कांस्टेंट को कुछ नहीं कहते, तो कांस्टेंट को मैंने आउटसाइड कर दिया, 9 डेल्टा k स्क्वायर। मगर अभी भी मैं k स्क्वायर पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि k स्क्वायर जो है ये तो ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है, मैं तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, पहले k स्क्वायर को ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया। तो देखिए ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, k स्क्वायर में माइनस के और प्लस के ऐड कर दिया। तो देखें माइनस के और प्लस के ऐड कर दिया। अब जब ऐड कर दिया तो ये बताएं ये क्या चीज है, k स्क्वायर माइनस के, ये k2 के इक्वल है, और k किसके इक्वल होगा, k1 के इक्वल होगा। अब जब ये अप्लाई हो गए तो मैंने डेल्टा को फिर इन दोनों पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर है तो दोनों पर ये इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2k1, और ये क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो पावर का फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल। फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो 18k, क्योंकि k1 किसके इक्वल होता है, k के, और ये 9 इंटू 1, यहाँ पर 9 लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ 9 की मिस्टेक है, तो 18k प्लस 9 आएगा, सही है, यहाँ 1 की मिस्टेक है, 9 आना चाहिए। नेक्स्ट देखें, मुझे डेल्टा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 को चाहिए। तो पहले मुझे क्योंकि ये ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, मैंने इसके लिए क्या किया, माइनस के और प्लस के ऐड करा। तो माइनस के तो एज इट इज लिखा है, प्लस के ऐड करेंगे ये 2k बन जाएगा, ये 2k प्लस 1 आ गया। फिर मैंने क्या किया, इनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। k स्क्वायर माइनस k कितना होगा, k2 होगा, k स्क्वायर माइनस k k2 होगा, k की जगह में k1 लिख सकता हूँ, और 1 की जगह में k0 भी लिख सकता हूँ। k0 लिखें या 1 लिखें, बात सेम है। फिर ये डेल्टा लीनियर ऑपरेटर है, मैंने तीनों पर ये अप्लाई कर दिया, तो डेल्टा k2 बना, ये डेल्टा k1 बना, ये डेल्टा k0। डेल्टा k2 कितना होगा, 2k1। डेल्टा k1 कितना होगा, क्योंकि दोनों की पावर 1 है तो पावर का फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, और यहाँ डेल्टा की पावर, ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट ग्रेटर है, क्योंकि ये 0 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। फिर k1 कितना होता है, k, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो ये 2, ये मेरे पास इस डेल्टा का इस ऑपरेटर पर अप्लाई करने का ये आंसर आ गया। तो आप सबने याद रखना है कि डेल्टा जो है सिर्फ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर अप्लाई होता है। अब जब आप सब ये चीजें समझ गए हैं तो अब आप आ जाएं केस नंबर 3 पर। अब हम इस काबिल हैं कि केस नंबर 3 को डिस्कस कर सके। केस नंबर 3 पर आ गए। केस 3 है क्या, और केस 3 जरा सा डिफिकल्ट केस है, आपने कंसंट्रेट होकर समझना है। देखिए आपने करना क्या है कि एफ ऑफ के आपका क्या है, यानी राइट हैंड साइड क्या है, पॉलिनोमियल इन के है। तो जब ये पॉलिनोमियल इन के है तो देखिए मैंने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का ये जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और फिर आपने पहला स्टेप ये करना है कि फाई ऑफ ई में ई आप सबको मालूम है फर्स्ट चैप्टर से किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल्टा के। तो मैंने ई को 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, और ये एफ ऑफ के याद रहे ये पॉलिनोमियल इन के होगा। फिर आपने क्या करा, इस 1/5 ऑफ ई प्लस ए को इस तरह से इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। मैं इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा की पावर इनवर्स और एफ ऑफ के एज इट इज। ये वाली चीज यहाँ नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखी हुई है,
तो ये चीज इंक्लूड नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं लिखेगा। अच्छा, अब देखिए आपने क्या करना है, तो वाई के भी किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ 1 प्लस डेल्टा इनवर्स इंटू एफ ऑफ के। अब आपने क्या करना है, जब ये इनवर्स बन जाएगा ना, इनवर्स, तो ये हमेशा इन दो में से कोई एक फार्मूला बन जाएगा जो मैंने यहाँ पर रेड कलर में लिखा है। या तो ये बनेगा फार्मूला 1/1 माइनस एक्स का, या बनेगा 1/1 प्लस एक्स का। तो देखें, मैं आप सबको फार्मूले की तरफ लेकर चलता हूँ, इन दोनों फार्मूले की तरफ। तो मैं आपको वर्ड की तरफ लेकर चल रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वर्ड की फाइल नजर आ रही होगी। अब ये मैं शेयर कर रहा हूँ, तो देखिए ये मैंने वर्ड की फाइल शेयर आप लोगों को बताई है, और अब आपको आई होप कि ये वर्ड की फाइल नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर मैंने बाइनोमियल फार्मूला आप लोगों के सामने ये शेयर किया है, और फिर उसके बाद ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये दो चीजें आपको बताई हैं। देखिए ये फार्मूलाज आप सब याद रखिएगा कि 1/1 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3 x4 एंड सो ऑन। और अगर मैं यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दूं 1/1 प्लस एक्स, तो कितना होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन। तो बस 1/1 माइनस एक्स में ऑल टर्म्स पॉजिटिव होती हैं, जबकि 1/1 प्लस एक्स में पॉजिटिव नेगेटिव अप टू इन्फिनिटी तक चलती हैं। ये बात आप सबने याद रखना है। इसके अलावा ये बात भी याद रखिएगा केस नंबर 3 में कि K1 यानी ये जो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है ये ऑर्डिनरी के इक्वल होता है, यानी K1 K के इक्वल होता है, जबकि K2 जो कि फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है इन टर्म ऑफ ऑर्डिनरी किसके इक्वल होता है, K-1, जिसका मतलब होता है K स्क्वायर माइनस K। तो ये दोनों फार्मूलाज आप सबने याद रखते हैं, ये बाइनोमियल भी याद रखना है। अब मैं दोबारा आपको नोट्स की तरफ लेकर चलता हूँ। तो आप सब आई होप कि अब आप लोगों को ये मेरे नोट्स नजर आ रहे होंगे। तो देखें, हम केस नंबर 3 पर फिर से आए। मैं रिपीट करता हूं, केस नंबर 3 में पहले क्या किया आपने, ई को 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस किया, और इस एक्सप्रेशन को ऑपरेटर वाले एक्सप्रेशन को आपने इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। जब आपने इनवर्स की फॉर्म में लिखा तो ये हमेशा 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स के फार्मूले में आप इसको लिख सकेंगे। जब आप इसको लिख सकेंगे तो इसका मतलब है वो जो सीरीज बनेगी वो सीरीज किस में आएगी, डेल्टा की फॉर्म में आएगी, क्योंकि डेल्टा फॉरवर्ड ऑपरेटर है और एक्स की जगह पर वो होगा, तो ये डेल्टा की फॉर्म में आएगी और डेल्टा की पावर अप टू इन्फिनिटी तक होगी। बहरहाल वो सीरीज जो है वो डेल्टा की फॉर्म में होगी, मगर डेल्टा तो आपको मालूम है ये सिर्फ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर अप्लाई होता है, ये ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल पर थोड़ी अप्लाई होता है, ये तो सिर्फ फैक्टोरियल पर अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव केस नंबर 3 में ये भी होगा कि जो एफ ऑफ के होगा ये तो ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में गिवन होगा, ये आपको ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में गिवन होगा। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने तो डेल्टा अप्लाई करना होगा ना, तो डेल्टा तो सिर्फ फैक्टोरियल पे अप्लाई होता है। तो इसलिए आप मीन वाइल क्या करेंगे, जब इसको इनवर्स की फॉर्म में लिख रहे होंगे, इस एफ ऑफ के को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस डेल्टा को फैक्टोरियल पर अप्लाई कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को दोबारा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। दोबारा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, आपको वाई के पी पता चल जाएगा, और फाइनली आप होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन का सम लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, 2 एग्जाम्पल करते हैं, तो आप सबको ये समझ में आ जाएगा कि यानी ये केस नंबर 3 कैसे करते हैं। मगर ये केस नंबर 3 जरा सा यानी कि डिफिकल्ट है, आप सबने ये देखना है, मगर अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गए जो मैं रिपीट कर दूं तो आप सब ये वैसे ही कर लेंगे, और कोई इसमें डिफिकल्ट की बात नहीं है। पहला स्टेप ये है कि ई को 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस करें और फिर इसको इनवर्स की फॉर्म में लिखें, और मीन वाइल एफ ऑफ के जो कि ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल है उसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद इस इनवर्स के फार्मूले में हमेशा 1/1 माइनस एक्स या 1/1 प्लस एक्स के फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर दें, और फिर क्या करें कि ये एफ ऑफ के फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर इन डेल्टास को अप्लाई कर दें। जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में होगा, उसको दोबारा ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लें बाय यूजिंग दिस रिलेशन के K1 किसके इक्वल होता है के, K2 किसके इक्वल होता है के स्क्वायर माइनस के एंड सो ऑन। तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। फाइनली जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। हम एग्जाम्पल करते हैं, आप सबको ये समझ में आ जाएगा। देखिए इस एग्जाम्पल के राइट हैंड साइड को देखते ही आप समझ गए कि ये नॉन होमोजीनियस है, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल इनके है तो ये थर्ड केस बन रहा है पॉलिनोमियल का। तो ये थर्ड केस है पॉलिनोमियल का। मैंने क्या किया, इसका होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करना है। होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करेंगे, देखिए रेड कलर में आपको जरा सा नजर आ रहा होगा कि इसका ऑपरेटर फॉर्म क्या बनेगा, ई स्क्वायर माइनस 4 वाई के इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। तो ई स्क्वायर माइनस 4 है तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, एम माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है एम किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 2 के आएगा। तो एम प्लस माइनस 2 आएगा तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन कितना होगा, C1 2k प्लस C2 माइनस 2 की पावर के। तो C1 2k C2 माइनस 2 की पावर के। उसके बाद अब आप आ जाए पर्टिकुलर सोल्यूशन पे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे कि y के पी किसके इक्वल होगा, 1/5 ऑफ ई एफ ऑफ के। ये मेरे पास
पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का जनरल फार्मूला है। तो देखिए मैंने फाई ऑफ ई की जगह क्या लिखा, ये जो है ई स्क्वायर माइनस 4 ये मैंने लिख दिया है, और फिर 9k स्क्वायर ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। आप ये देख रहे हैं 9k स्क्वायर मैंने लिखा है। अच्छा, फिर पहला स्टेप तो ये मेरे पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन का। अब पहला स्टेप इसमें क्या होता है, ई को मैंने 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर दिया। आप देख रहे हैं ये मैंने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कर लें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए आपने हमेशा इसमें करना क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट नजर आ रहा होगा ना आपको, हमेशा ये कांस्टेंट मिलेगा। इस कांस्टेंट को इसके साइन के साथ आप कॉमन लेंगे, यानी प्लस होगा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मगर माइनस होगा तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे। मैंने -1/3 कॉमन लिया, तो देखिए इस -1/3 की जगह आ गया 1, और ये वाले दोनों एक्सप्रेशन -3 से डिवाइड हो गए। आप देख रहे हैं -3 से डिवाइड हो गए। इसके अलावा ये वाला 3 इस 9 से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 9 के स्क्वायर है तो यहाँ 3 रह गया। इस 3 को मैं पहले लिख सकता हूँ -3, और फिर मैंने क्या किया, इस चीज को जैसे आपसे मैंने कहा था इनवर्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। आप देख रहे हैं मैंने इनवर्स की फॉर्म में ये लिख दिया, और ये यहाँ पर k स्क्वायर रह गया। सही है। अब जब ये k स्क्वायर रह गया, मैंने आपसे जैसे कहा था कि आपने इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेल्टा सिर्फ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल पर अप्लाई होते हैं। तो मैंने k स्क्वायर में क्या करा, माइनस के और प्लस के ऐड कर दिया। तो जब मैंने ऐड कर दिया तो फिर क्या बना, k स्क्वायर माइनस k किसके इक्वल होता है, k2 के इक्वल होता है। देखें k2, और k किसके इक्वल होता है, k1 के इक्वल होता है। तो ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। फिर देख मैंने आपसे जैसे कहा था ये 1 - x या 1 + x के फार्मूले में कन्वर्ट होता है, तो ये 1 - x के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। और 1 - x के फार्मूले में ऑल टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। तो टर्म्स कैसे बनती हैं, 1 + x + x² + x3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा x है, तो ये मैंने आपके सामने सोल्यूशन लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या किया, इस वाली टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया। अच्छा, अब आप सब मुझे ये बताएं, जरा ये नोट करें, बताएं ये जो पॉलिनोमियल इन k था, ये जो आपका राइट हैंड साइड था, इस ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हुआ तो इसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा3, डेल्टा4, डेल्टा5 जब आप इस पर ऑपरेट करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट भी ग्रेटर होगी, यानी डेल्टा3 होगा या डेल्टा4 होगा, तो उन सबका आंसर कितना आएगा, 0। इसका मतलब है कि इस इनफाइनाइट सीरीज में से मैं सिर्फ डेल्टा की मैक्सिमम पावर 2 तक कंसिडर करूंगा। डेल्टा3, डेल्टा4 उन सबको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि उनका डिफरेंसेस विद k2 कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा। इसीलिए देखिए मैंने ये रेड कलर से क्या लिखा है, इग्नोरिंग डेल्टा3 एंड हायर पावर ऑफ डेल्टा वी गेट। तो आपने अब क्या करना है, डेल्टा3 और डेल्टा4, डेल्टा5 उन सबको इग्नोर करना है। इसीलिए देखें मैंने इस वाली टर्म से सिर्फ कौन सी टर्म लिखी है, देखें यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से क्या बनेगा, a²। तो a² में डेल्टा की पावर 4 आएगा, उसको आपने इग्नोर कर दिया। फिर ab वाली टर्म में डेल्टा की पावर 3 आएगी, क्योंकि ये डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा है, उसको भी इग्नोर कर दें। बताएं b² वाली टर्म क्या बनेगी, b², 4 डेल्टा² 9 ये आएगा हमारे पास। और देखिए नेक्स्ट टर्म में तो इसकी पावर ही 3 थी, तो वो तो 3 से ही स्टार्ट होता, इसलिए उन तमाम इनफाइनाइट टर्म्स को आपने इग्नोर कर देना है। तो उन सबको मैंने इग्नोर कर दिया। फाइनली देखें ये डेल्टा², ये भी डेल्टा², इन दोनों टर्म का मैंने सम कर लिया, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब क्या रह गया, बस आपने ये इस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज लिखा, 2/3 मैंने एज इट इज लिखा। अब बताएं जब ये डेल्टा इन दोनों पर अप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा k2 का आंसर कितना आएगा, 2k1, और फिर डेल्टा k1 कितना आएगा, क्योंकि इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, तो कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल। फिर 7/9 एज इट इज, और डेल्टा² k2 का आंसर कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल। सही है, क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, मगर ये 2 और ये डेल्टा² जब k1 पर अप्लाई होगा तो क्योंकि 1 यूनिट ग्रेटर है इस ऑपरेटर, तो 1 यूनिट ग्रेटर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इनको दोबारा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। याद रहे k2 + k1 ये जब फैक्टोरियल में कन्वर्ट हुए थे, मगर ये ओरिजिनली ये किसके इक्वल था, k2 + 1 के k² के इक्वल था। देखिए इस k² को ही तो मैंने जब कन्वर्ट किया था इस तरह से, तो वो इस तरह से आया। तो आपकी मर्जी है, चाहे तो इसकी जगह डायरेक्ट, इन दोनों की जगह डायरेक्ट आप k2 लिख दें, या फिर पहले k² लिख दें, या फिर क्या करें, k2 की जगह क्या लिखें, k² - k, k1 की जगह क्या लिखें, k। जब भी आंसर तो वही आना है, k से k कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, k² आ जाएगा। और यहाँ पर इस k1 की जगह k लिख दें, ये 2 × 7 14 फैक्टोरियल हो गया। फिर इन सबको ऐड कर लें तो ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आया। फाइनली मैंने क्या किया, जनरल सोल्यूशन लिखा, होमोजीनियस सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये मैंने होमोजीनियस का सम कर लिया, और ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद केस नंबर 3 से पहले हम जो है 5-6 मिनट का ब्रेक लेंगे, यानी 6-7 मिनट की ब्रेक होगी, फिर दोबारा उसके बाद केस 4 कंप्लीट करेंगे,
और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर पेपर पैटर्न भी डिस्कस करना है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल नंबर 2 में राइट हैंड साइड को देखते ही मैं समझ गया ये नॉन होमोजीनियस है और केस नंबर 3 है। तो फिर मैंने क्या किया, इसकी ऑपरेटर एक्सप्रेशन लिखी। व्हाट इज दी ऑपरेटर एक्सप्रेशन, ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 इंटू वाई के, और फिर राइट हैंड साइड आ जाएगा। फिर मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी, वो क्या बनेगा, ई को एम से रिप्लेस कर देंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कितना आ जाएगा 2 3, और फिर कितना आएगा, इसका होमोजीनियस सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रिपीटेड, डिस्टिंक्ट एंड रियल आए तो सोल्यूशन कैसे आएगा, y के h किसके इक्वल आएगा, c1 2 के प्लस c2 3 के। ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया, सही है। अब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का जनरल फार्मूला क्या होता है, 1/5 ऑफ e f ऑफ k होता है। व्हाट इज 5 ऑफ e, दिस इज 5 ऑफ e, ये लिखा e स्क्वायर माइनस 5e, और f ऑफ k कितना है, दिस इज f ऑफ k, ये f ऑफ k है, मैंने ये f ऑफ k की वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि ये केस 3 है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, e को मैंने 1 प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर दिया और इसको फिर सिंप्लीफाई कर लिया, ये रिजल्ट आ गया। फिर इसमें आपको क्या बताया था, जो भी कांस्टेंट होता है उसको उसके साइन के साथ कॉमन कंसीडर करें। तो यहाँ पर +2 है तो मैंने +2 कॉमन कंसीडर किया। ये वाली पूरी टर्म किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से, और +2 की जगह कितना आ जाएगा 1। तो जब वो 1 आएगा, देखिए लिखा 1/2 और +2 की जगह आया 1, और ये वाली पूरी चीज 2 से डिवाइड हो गई। फिर मैंने क्या किया, इस वाले रिजल्ट को इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया, ये देखें इनवर्स की फॉर्म में लिखा, और ये k स्क्वायर प्लस के एज इट इज लिखा। अब जब इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया तो वही 1 प्लस एक्स के फार्मूले में या 1 माइनस एक्स के फार्मूले में कन्वर्ट होगा। तो ये 1 प्लस एक्स के फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, और 1 प्लस एक्स के फार्मूले में टर्म्स ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो देखें सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x3 एंड सो ऑन। फर्दर मैंने क्या किया, इस k स्क्वायर प्लस k को पॉलिनोमियल फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया। तो फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के लिए क्या किया, माइनस के और प्लस के ऐड किया। तो देखिए माइनस के और जब प्लस के करेंगे तो ये 2k हो जाएगा, तो ये 2k हो गया। बट k स्क्वायर माइनस के किसके इक्वल होता है, k2 के इक्वल होता है। k किसके इक्वल होता है, k1 के इक्वल होता है, और +1 एज इट इज। तो यह फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में हो गया। और क्योंकि इस फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की पावर भी 2 आ रही है, इसका मतलब है इस इनफाइनाइट सीरीज में मैं डेल्टा की मैक्सिमम पावर 2 तक कंसिडर करूंगा, क्योंकि डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5 उन सब का डिफरेंसेस विद सेकंड ऑर्डर विद k2 वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑपरेटर की पावर 1 यूनिट ग्रेटर हो जाएगी। इसलिए देखिए मैंने ये रेड कलर से जो हाईलाइट किया हुआ लिखा है, इग्नोरिंग डेल्टा 3 इन हायर ऑर्डर ऑफ डेल्टा वी गेट। तो अच्छा अब आप आ जाए, देखिए फिर मैंने क्या किया, 1 एज इट इज लिखा। सेकंड टर्म का मैंने जस्ट एलसीएम ब्रेक किया, जैसे पहले वाले एग्जांपल में किया, और इसमें भी देखें वही। अब मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूंगा, तो आप सब बिल्कुल वैसा ही स्टेप है, आप समझ गए कि a स्क्वायर में डेल्टा की पावर 4 आएगी, इग्नोर कर दें। ab 2ab वाली टर्म में डेल्टा की पावर 3 आएगी, उसको भी इग्नोर कर दें। b स्क्वायर इसका क्या आएगा, 9/2 डेल्टा स्क्वायर, 9/2 डेल्टा स्क्वायर, और इसके बाद तो आनी ही इस फैक्टर की पावर 3 थी, तो जाहिर बात है उन सबका तो डिफरेंसेस 0 ही होगा, इसलिए उन सबको इग्नोर कर दें तो मेरे पास ये रिजल्ट ले जाएगा। अगेन मैंने डेल्टा स्क्वायर वाली टर्म का मैंने सम कर लिया, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। बस अब क्या रह गया है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज मैंने आपके सामने लिख दिया। फिर डेल्टा को मैंने इससे अप्लाई करना है, देखें 3/2 तो एज इट इज लिखा। अब डेल्टा को k2 पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही 2k1। जब डेल्टा k1 पर अप्लाई होगा तो क्योंकि दोनों की पावर सेम है 1 1, तो आएगा 1 फैक्टोरियल, और डेल्टा को 1 से अप्लाई करेंगे 1 क्योंकि कांस्टेंट है, तो आंसर कितना आएगा 0। फिर 7/4 एज इट इज डेल्टा स्क्वायर k2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा स्क्वायर k1 का आंसर कितना आएगा 0, क्योंकि डेल्टा की पावर 1 यूनिट ग्रेटर है, और डेल्टा स्क्वायर 1 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका आंसर कितना आएगा 0। फाइनली इस k2 प्लस 2k1 प्लस k1 ये असल में था क्या, ये जो आपका फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बना था वो एक्चुअली इस पॉलिनोमियल के इक्वल था। आप चाहें तो डायरेक्टली इसकी जगह ये लिख दें या इनकी डेफिनेशन यूज करेंगे, जब भी आंसर सेम आएगा। मैंने इनकी जगह डायरेक्टली वही लिख दिया, इस k1 की जगह k लिख दिया, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है, और ये 2 और 4 कैंसिल हो गए। फाइनली ये मैंने इनका सम कर लिया है, तो आप ये देख रहे हैं, और मुझे ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। और जब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, होमोजीनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आंसर आ गया है। तो इससे पहले कि हम केस नंबर 4 डिस्कस करें, मैं अभी 5 मिनट्स की ब्रेक लेता हूँ। तो एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो आप सब 5 मिनट के बाद फौरी तौर पे आ जाइएगा। वैसे तो आप लोग मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पता ही नहीं कि 5 मिनट की ब्रेक ये आप लोगों के लिए कितनी है।
अगर अभी एग्जैक्टली 5 मिनट्स की ब्रेक है तो मैं एग्जैक्टली 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करता हूँ।